दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनवी नॉवल एक्सप्लोरर में, जहां मिलती हैं आपको रोमांचक कहानियां। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। भारत सिंगर शिवम 8 ग्रैमी ट्रॉफी घर लाए। क्या वह भगवान का बनाया कीड़ा है या इंसानी विकास का संकेत? दुनिया के सबसे अमीर आदमी शिवम का एक पूरा एनालिसिस। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शिवम बहुत मुमकिन है कि धरती पर इंसान के भेष में कोई बहुत इंटेलिजेंट एलियन हो। क्या बकवास है। क्रेजी न्यूज़। शिवम ने अपना फ़ोन एक तरफ फेंक दिया। कुछ दिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स से भारत लौटने के बाद से उनके 8 ग्रैमी अवार्ड जीतने की खबर अभी भी जोरों पर थी। रातों रात एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनकी शोहरत ने म्यूजिक सीन के लगभग हर सिंगर को पीछे छोड़ दिया था। क्या सू लुन फेमस थे? बिल्कुल थे। लगभग पूरी 90 के दशक के बाद की पीढ़ी उनके गाने सुनकर बड़ी हुई है। लेकिन क्या वह इतनी सारी ग्रैमी ट्रॉफी घर लाए? बिल्कुल नहीं। शिवम की कमर्शियल वैल्यू का फ़ायदा उठाने के लिए भारत के बड़े म्यूजिक प्लेटफॉर्म ने उसे हाथ बढ़ाया। उम्मीद थी कि वह और म्यूजिक बनाएगा और राइट्स उन्हें ट्रांसफ़र कर देगा। उन्होंने शिवम के नए गानों को बिना किसी शर्त के प्रमोट करने का वादा किया और सारा प्रॉफिट शिवम को जाएगा। लेकिन शिवम को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। प्रॉफिट उसके लिए कोई आकर्षण नहीं था। साथ ही इतने सारे गाने बनाने में समय और मेहनत लगती और शिवम इस पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। अगर कोई मेरे सामने यह बात दोबारा उठाए तो मुझे उनकी पूरी कंपनी खरीदने का इल्ज़ाम मत देना। शिवम परेशान होकर आखिरकार अपने ट्रम्प कार्ड का सहारा लिया। हा, चेयरमैन गुस्से में हैं, इसके नतीजे गंभीर होंगे। मुझे अंदाज़ा है कि नेटीज उनकी हो जाएगी। क्या तुम अभी तक चेयरमैन की पर्सनैलिटी नहीं जानते? रिसर्च और म्यूज़िक में डूबना बस उनका साइड बिजनेस और हॉबी है। मैं चेयरमैन को उन म्यूज़िक प्लेटफॉर्म को खरीदने में सपोर्ट करता हूँ। अपने सारे पैसे से उन्हें बहुत सारे गानों के राइट्स वापस खरीदने चाहिए, है ना? शिवम का बोल्ड और ज़ोरदार जवाब देखकर नेटिजन्स ने उनकी बहुत तारीफ की, जिससे पता चला कि इन म्यूज़िक प्लेटफॉर्म के कॉपीराइट मामलों से यूज़र कितने नाखुश हैं। भारत लौटने के बाद शिवम ने यानहुआन के हेडक्वार्टर का दौरा करने के लिए कुछ समय निकाला। एडजस्टमेंट और रीऑर्गेनाइजेशन के कुछ समय के बाद नया यानहुआन पूरी तरह से इंटीग्रेट हो गया था, जिसने सुपर पावर यूजर्स और पुराने मार्शल आर्टिस्ट्स को दो डिपार्टमेंट में अलग कर दिया था। शिवम की ऑटोमेटिक एल्केमी मशीन से लगातार एलिक्सिर मिलने से सुपर पावर यूजर्स और पुराने मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच अब कोई झगड़ा नहीं था। उनका डेवलपमेंट और भी ज़्यादा तालमेल वाला होता गया। कुछ टीमें मिशन पर भी मिलकर काम कर रही थीं। यानहुआंग ने एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट ट्रेंड दिखाया। शुरू में इस सही तरीके से आगे बढ़ने के तहत यानहुआंग जल्द ही धरती की सबसे ताकतवर ताकत बन सकता था। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ट्रिप ने शिवम पर थोड़ा प्रेशर डाला। धरती पर दवाइयों की लिमिटेड क्वालिटी होने की वजह से अमृत आमतौर पर 9वीं ग्रेड से ज़्यादा नहीं होते थे। बेहतर अमृत पाने के लिए बेहतर क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत थी, नहीं तो इनेट रेलम से ऊपर के सुपर पावर यूजर्स और मार्शल आर्टिस्ट्स पर असर बहुत कम होता था। इस बीच अमेरिकियों ने मिले अवशेषों से पहले ही एक सेज क्रिस्टल स्टिमुलेटर बना लिया था। हालांकि यह सबसे बेसिक था, लेकिन ये सुपर पावर यूजर्स को अपनी काबिलियत बढ़ाने में मदद करने के लिए अंदर की एनर्जी को पूरी तरह से एक्टिवेट कर सकता था, जिसका असर प्राइमरी अमृत से बेहतर था। शिवम ने अमेरिकियों का डेटा खत्म नहीं किया। उनकी लैब हालांकि डैमेज हो गई थी, लेकिन उसने सारा पूरा डेटा बचा लिया। यह अंदाज़ा लगाया गया कि जल्द ही वे बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं और फिर हाई लेवल सुपर पावर यूजर्स लगातार सामने आएंगे, जैसे बारिश के बाद मशरूम की तरह उग रहे हों। इस ट्रेंड का सामना करते हुए शिवम को पहले से तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि उसने अंटार्कटिका में रहते हुए यूनाइटेड स्टेट्स सहित दुनिया के सुपर पावर यूजर्स को पहले ही नाराज़ कर दिया था। एक बार जब उन्हें ज़्यादा ताकत मिल गई तो वे ज़रूर पुरानी शिकायतों को दूर करने के तरीके ढूंढ लेंगे। सोर्स एनर्जी यूज़र बनने से पहले एक हिडन एलिमेंट होने के नाते सेज क्रिस्टल की ताकत उसकी काबिलियत को बढ़ाने में मदद कर सकती थी। हालांकि इससे उसकी आगे की ग्रोथ पर असर पड़ेगा। लेकिन पुराने मार्शल आर्टिस्ट और सुपर पावर यूज़र अलग थे। वे इस ताकत से बिना किसी चिंता के खुद को मजबूत कर सकते थे, क्योंकि उनके डेवलपमेंट की वैसे भी एक लिमिट थी, क्योंकि यह सिर्फ एक बिना बनावट वाला देसी ट्रेनिंग का तरीका था। यह क्या है? लॉन्ग टीम ने वह यूएसबी ड्राइव ली जो शिवम ने दी थी। ये सेज क्रिस्टल स्टिमुलेटर है। ये सेज क्रिस्टल की नेचुरली रेडिएटेड एनर्जी एफिशिएंसी को 15 से 20 गुना तक बढ़ा सकता है, जिससे सुपर पावर यूज़र और मार्शल आर्टिस्ट को बहुत मदद मिलती है, शिवम ने समझाया। तुम मुझे यह नहीं बता रहे हो कि यह भी तुम्हारी लैब ने बनाया है ना? लॉन्ग टीम ने सुना था कि यूनाइटेड स्टेट्स पहले से ही इससे जुड़ी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शिवम का डिज़ाइन उनके डिज़ाइन से 2 गुना असरदार था।
एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करना जहां अमेरिकी महाशक्ति उपयोगकर्ताओं ने दुनिया के महाशक्ति उपयोगकर्ताओं को चुनौती देने और अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अपनी ताकत को नवीनीकृत किया। केवल भारत महाशक्ति उपयोगकर्ताओं के एक मजबूत समूह का सामना करने के लिए चेहरे पर जोरदार थप्पड़ खाने के समान था। ये सोचकर लॉन्गटी को मन ही मन थोड़ी खुशी हुई। पिछली बार मुझे ये रेलिक के डेटा से मिला था। शिवम ने बात को रेलिक पर डाल दिया क्योंकि यह एक बहुत ही सही एक्सप्लेनेशन था। बहुत बढ़िया, तो यानहुआंग और चीफ की तरफ से थैंक यू। लॉन्गटी ने डेटा एक्सेप्ट कर लिया, ये जानते हुए कि इसमें इंटरनेशनल सुपर पावर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बदलने का पोटेंशियल है। ये कुछ भी नहीं है, मैं अभी भी यानहुआंग का ऑनरेरी एडवाइज़र हूँ, इसलिए कम से कम मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। ये काम पूरा करने के बाद शिवम जियांगनान यूनिवर्सिटी घूमने गए। उनके रिसर्च स्टेशन का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था और कुछ बिल्डिंग्स पहले ही बन चुकी थीं, खासकर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जिसने अच्छे बजट की वजह से काफ़ी प्रोग्रेस की थी। लियू गुआंग ने शिवम को बताया कि साल के आखिर तक वह उस वर्महोल के स्टेबिलिटी के सही साल का प्रेडिक्ट कर पाएंगे, लेकिन ज़्यादा सही टाइम फ्रेम के लिए ज़्यादा सटीक इंस्ट्रूमेंट्स और लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन और सिमुलेशन की ज़रूरत होगी। आज शिवम के पास और भी ज़रूरी काम था। अमिताभ की दूसरी डिलीवरी आज धरती पर आने की उम्मीद थी। पिछला मिशन पूरा करने के बाद शिवम ने फैंग कियान का छोड़ा हुआ स्पेस टाइम स्टोर हासिल कर लिया। अगले दिन उसने कुछ पैसे के लिए अमिताभ से कांटेक्ट किया क्योंकि डिवाइस महीने में सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था। बिना फंडिंग के यह मौका बर्बाद करना होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के अमिताभ ने शिवम को एक डिलीवरी भेजी जिसमें कॉस्मिक फेडरेशन बैंक का ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी था। शिवम को फैंग फैमिली के फंड का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करने के लिए बस फेडरेशन बैंक के साथ अपनी पहचान जोड़नी थी, जिससे वह कभी भी अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद सके। दिनों का हिसाब लगाने पर पैकेज आज शाम तक आ जाना चाहिए। पिछली बार सिग्नल ट्रांसमीटर में खराबी की वजह से शिवम को डिलीवरी वापस पाने के लिए काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। उम्मीद है इस बार इतना बुरा नहीं होगा। शियाओई, कोई न्यूज़? होस्ट, मैं बस एक इंटेलिजेंट सिस्टम हूँ, कोई डेडिकेटेड डिटेक्शन सिस्टम नहीं, और शायद यह अभी तक इस स्टार रीजन में वर्महोल से भी नहीं निकला है। मेरा अंदाज़ा है कि यह आज रात के लिरिड मेटियोर शावर के साथ लैंड करेगा। हे होस्ट, शैतान की बात करो, मैंने डिलीवरी सिग्नल डिटेक्ट कर लिया है। कहाँ? कौन सा शहर? मैं वहीं जा रहा हूँ। होस्ट, लगता है इस बार पैकेज थोड़ा ट्रैक से भटक गया। अरे कम ऑन, क्या ये कॉस्मिक एक्सप्रेस कंपनी से नहीं है? यह इतना अनरिलायबल कैसे हो सकता है? होस्ट, यूनिवर्स में इतने सारे प्लैनेट होने के बावजूद अर्थ को सही सही बताना पहले से ही काफ़ी इम्प्रेसिव है। तो ये कहाँ पहुँचा? होस्ट, डिलीवरी सिग्नल ईस्ट कोकू में है। ईस्टर्न स्टेट मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कल रात लायरा मेटियोर शावर में आया एक छोटा लोहे का मेटियोरॉइड ईस्टर्न स्टेट के पूर्वी तट पर एक मछली पकड़ने वाले गांव में गिरा। इस घटना से एक रिहायशी बिल्डिंग को नुकसान हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से कोई हताहत नहीं हुआ। लगभग 30 सेंटीमीटर डायमीटर वाले इस मेटियोरॉइड में कई ऐसे मेटेलिक एलिमेंट हैं जो अभी तक धरती पर नहीं खोजे गए हैं और इन्हें नेशनल ऑब्जर्वेटरी ने इकट्ठा किया है। ये तो परेशान करने वाली बात है। शिवम ने सुबह की न्यूज़ देखते हुए आह भरी। कल न्यूज़ मिलते ही वह तुरंत मेटियोरॉइड को ढूंढने के लिए दौड़ा। भारत से ईस्टर्न स्टेट तक पहुंचने में बस कुछ ही मिनट लगे। अगर वह काफ़ी जल्दी होता तो वह बिना किसी को पता चले मेटियोरॉइड ले जा सकता था। अचानक मेटियोरॉइड छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव में एक पुलिस स्टेशन के ठीक बगल में गिरा, इसलिए रिस्पॉन्स लगभग तुरंत मिल गया। जब तक वह पहुंचा, मेटियोरॉइड को पहले ही प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लिया गया था। शिवम में बहुत काबिलियत थी, लेकिन वह इतने सारे लोगों के सामने उल्कापिंड को बेशर्मी से नहीं छीन सकता था। इसलिए उसे वहां से जाना पड़ा और कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ा। असल में हर साल भारत में बहुत सारे उल्कापिंड गिरते हैं। सच कहूँ तो इनमें से ज़्यादातर उल्कापिंडों की रिसर्च वैल्यू एवरेज होती है, जब तक कि वे बहुत खास ना हों। उनमें से ज़्यादातर म्यूज़ियम में चले जाते हैं और उन्हें पब्लिकली पैसे देकर खरीदा जा सकता है। हालांकि किसी अनजान वजह से ईस्टर्न स्टेट के लोगों ने उस उल्कापिंड को एक खजाने की तरह माना और उसकी हिफाजत की। उस उल्कापिंड को पाना आसान नहीं होगा। जियाओई, अब उस उल्कापिंड का क्या हाल है? अभी ईस्टर्न स्टेट की नेशनल ऑब्जर्वेटरी में इस पर रिसर्च चल रही है, जहां दर्जनों सुपर पावर यूज़र 24/7 इसकी हिफाजत कर रहे हैं। ये कहना सही होगा कि उन्होंने इसे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ये कैसे हो सकता है? शिवम ने मुंह बनाया। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पहले कभी उल्कापिंड नहीं देखा। होस्ट, शुरू में ईस्टर्न स्टेट के लोगों ने उस उल्कापिंड पर ध्यान नहीं दिया था। आपको पता होना चाहिए, हालांकि उल्कापिंड बाहरी स्पेस से बहुत सारी जानकारी लाते हैं, वे आम हैं। उल्कापिंड हर दिन पूरी दुनिया में गिरते हैं। इस खास उल्कापिंड को खास तरीके से संभाला गया था। इसके पीछे आपके किसी पुराने जान पहचान वाले का साया है। कोई पुराना जान पहचान वाला?
शिवम के दिमाग में आर्ट फिल्मों के टीचरों की कई तस्वीरें कौंध थीं, साथ ही ईस्टर्न स्टेट के कुछ सितारे भी जिनसे वह इंग्लैंड की रानी के जन्मदिन की दावत में मिला था। इसके अलावा वह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सका जिसे वह जानता हो। होस्ट, थोड़ा और सोचो। अचानक शिवम के दिमाग में एक व्यक्ति आया और उसका एक्सप्रेशन बदल गया। क्या आप रयुकावा सुकियो कह रहे हैं? और कौन हो सकता है? जियाओ यी हंसा। लेवल 2 से ऊपर की सभ्यताएं ज्यादातर कॉस्मिक फेडरेशन में शामिल हो गई हैं। घोस्ट स्टार नाम का इंटेलिजेंट सिस्टम निश्चित रूप से कॉस्मिक एक्सप्रेस कंपनी के बारे में जानता है। उसे पता चल जाना चाहिए था कि यह यूनिवर्स की गहराई से आई कोई डिलीवरी है। पक्का, ये फिर से वही आदमी है। शिवम के मुंह से जान से मारने की हल्की सी आभा निकली। पिछली बार जब उसने प्लेन पर हमला किया था तो रयुकावा सुकियो बच निकला था। शिवम अभी तक उसकी जान लेने के लिए ईस्टर्न स्टेट नहीं गया था। इस बार उसने शिवम के लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी कर दी। कौन जानता है कि उनकी किस्मत टकरा रही है। लगता है मुझे खुद ईस्टर्न स्टेट जाना होगा। इतनी कड़ी सुरक्षा में और रयुकावा सुकियो के वहां होने पर शिवम की मौजूदा काबिलियत के साथ उस उल्कापिंड को उसकी पहचान बताए बिना ज़बरदस्ती ले जाना बिल्कुल नामुमकिन था। अगर ऐसा है तो वह सिर्फ बातचीत और बातचीत कर सकता था। जियाओ यी, उनका देश एनर्जी कहाँ से इंपोर्ट करता है? शिवम ने ईस्टर्न स्टेट के लोगों को उल्कापिंड सौंपने के लिए मजबूर करने के लिए वही पुरानी चाल चलने का प्लान बनाया। होस्ट, ये कदम दूसरे देशों के साथ काम कर सकता है, लेकिन ईस्टर्न स्टेट के लोगों के साथ यह शायद असरदार न हो। आपका क्या मतलब है? इस रयुकावा सुकियो ने ईस्टर्न स्टेट में पहले ही कई नई एनर्जी कंपनियां शुरू कर दी हैं। घोस्ट स्टार से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके उसने एक बहुत असरदार सोलर एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस और एक हाई एफिशिएंसी टाइडल पावर जनरेशन सिस्टम बनाया है। इन सिस्टम ने बड़े पैमाने पर ज़रूरी सुविधाओं को बदलना शुरू कर दिया है, जिसमें 70% से ज़्यादा ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर ने एनर्जी सप्लाई को बदलना पूरा कर लिया है। हालांकि ये जानकारी कुछ समय के लिए सील है और अभी तक इसे इंटरनेशनल लेवल पर नहीं फैलाया गया है। इस आदमी के पास कुछ तरकीबें हैं। भले ही शिवम ने उनकी एनर्जी सप्लाई काट दी हो, या शायद ईस्टर्न स्टेट के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं होगा। रयुकावा सुकियो की पर्सनैलिटी को देखते हुए शायद उसके इरादे मतलबी हैं, इसलिए वह ईस्टर्न स्टेट के ऑफिशियल अधिकारियों को उल्कापिंड का राज नहीं बताएगा। लेकिन उसने उल्कापिंड की खासियत और अहमियत पर जोर दिया होगा। पूर्वी राज्य में उनके मौजूदा असर को देखते हुए यह मुमकिन नहीं था कि कोई उन पर शक करे। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे यहाँ उनके उस पैकेज को खोलने का इंतज़ार करना चाहिए? चिंता मत करो होस्ट। अगर कॉस्मिक एक्सप्रेस कंपनी के पार्सल इतने आसान होते तो अगर इसे आसानी से खोला जाता तो वे बहुत पहले ही बिजनेस से बाहर हो गए होते। भले ही लेवल 3 की सभ्यताओं के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, फिर भी वे इस पैकेज को खोलने के लिए काफ़ी नहीं हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? शिवम हैरान रह गया। होस्ट, मत भूलिए आपके पास इंटरनेशनल ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा है। मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? होस्ट, क्या आप भूल गए? आपके परिवार के पास दुनिया के लगभग हर देश में रियल एस्टेट है। शियाओ यी ने कहा, आपके परिवार ने हज़ारों साल पहले रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया था। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ होस्ट, आप अपने पुरखों की पैसे जमा करने की काबिलियत को कम आंकते हैं। शियाओ यी हंसा। ईस्टर्न स्टेट हज़ारों साल पहले बना था, लेकिन उनकी स्थापना से भी पहले उस ज़मीन पर सबसे पहले रहने वाले लोग रहते थे। उस समय शिवम के पुरखों ने समुद्र जीतने के लिए जहाज़ बना लिए थे। उस समय ज़मीन बहुत बंजर थी और सभी मूल निवासी जिंदा रहने के लिए मछली पकड़ने पर निर्भर थे। शिवम के पुरखे एडवांस्ड औजार और टेक्नोलॉजी लाए थे और उस समय कई कबीले फैंग परिवार से जुड़े हुए थे। भले ही फैंग फैमिली ने बाद में वह ज़मीन छोड़ दी, लेकिन वे कबीले आखिरकार परिवारों में बदल गए और वे ज़मीनें अब भी फैंग फैमिली की ही थीं। बाद में जब ईस्टर्न स्टेट की स्थापना हुई तो उन परिवारों ने ज़मीन के कुछ हिस्से ईस्टर्न स्टेट की सरकार को उधार दे दिए। अब भी उनका प्रेसिडेंशियल पैलेस उनकी किराए की ज़मीन पर है। तो बस इतना ही। शिवम एक बार फिर मुस्कुराया। अगर ऐसा है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ज़मीन या वह उल्कापिंड ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ईस्टर्न स्टेट के लोगों के लिए चुनाव साफ था। उल्कापिंड छोड़ने को तैयार नहीं। ठीक है, मैं अपनी ज़मीन वापस ले लूँगा और उस पर बने सभी स्ट्रक्चर को गिरा दूंगा, जिसमें तुम्हारा प्रेसिडेंशियल पैलेस भी शामिल है। अगर रयुकावा सुकियो उल्कापिंड छोड़ने को तैयार नहीं भी होता तो क्या वह सिर्फ अपनी ताकत से पूरे देश को कंट्रोल कर सकता था? इसके अलावा शिवम ने सिर्फ उल्कापिंड वापस लाने का प्लान नहीं बनाया था, और अगर हो सका तो उसे रयुकावा सुकियो की जान लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जियाओ यी, क्या हम उन परिवारों से कांटेक्ट कर सकते हैं? होस्ट, उस समय के 3 परिवारों में से 2 गायब हो गए हैं, लेकिन ज़मीन के सारे कॉन्ट्रैक्ट आखिरी परिवार के पास हैं। आप जब चाहें उन्हें वापस ले सकते हैं। ठीक है, कुछ दिनों में मेरे ईस्टर्न स्टेट आने का इंतज़ाम करो। शिवम की आंखों के कोने में जान से मारने का इरादा दिखाई दिया।
रयुकावा सुकियो, क्या तुम अपना सिर लेने के लिए तैयार हो? शिवम का प्राइवेट प्लेन पूर्वी विदेश के कैपिटल एयरपोर्ट पर लैंड करते समय डगमगाया। कुछ समय पहले जिस यूनाइटेड स्टेट्स में वह गया था, उसकी तुलना में ये जगह काफ़ी अलग थी। ये जगह सच में बहुत छोटी है, शिवम ने सोचा, क्योंकि यह पूर्वी विदेश की उसकी पहली विजिट थी। प्लेन से नीचे देखने पर इस देश का इलाका सच में भारत के एक आइलैंड जितना ही था। लेकिन ये सच में खुशहाल भी है। आखिर उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को जल्दी डेवलप करना शुरू कर दिया था। यहाँ का एवरेज इकोनॉमिक लेवल सच में भारत से बहुत ऊंचा था, जहाँ हलचल भरे और चहल पहल वाले शहर थे। हालांकि इतनी छोटी सी जगह में इतने सारे लोगों की भीड़ होने से ये निश्चित रूप से कुछ फूला हुआ लग रहा था। होस्ट जूंग यंग ने आपके लिए पहले ही सब कुछ अरेंज कर दिया है और माइडा फैमिली के सदस्य एयरपोर्ट एग्जिट पर आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, शिवम ने सिर हिलाया जब फ्लाइट अटेंडेंट उसका हैंड लगेज उठाकर एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। सच में उस चहल पहल वाली सड़क पर शानदार रोल्स रॉयस की एक लाइन पहले से ही खड़ी थी। आने जाने वाले लोग सड़कों से हट गए। इतने बड़े पैमाने पर यात्रा के साथ कार काफिले के मालिक की पहचान निश्चित रूप से असाधारण थी। मैं इसे खुद ले जाऊंगा, आप अब वापस जा सकते हैं। मैं इस बार काफ़ी समय तक पूर्वी विदेश में रह सकता हूं, इसलिए बेझिझक यहाँ कुछ दिन बिताएं। मैं आप में से हर एक को अपनी मर्जी से खर्च करने के लिए $2 लाख दूंगा। धन्यवाद मिस्टर शिवम। फ्लाइट अटेंडेंट ने पहले ही दूसरों से सुना था कि शिवम कितने दिलदार हैं। शिवम के घर में कई फ्लाइट अटेंडेंट काम करते थे, जैसे सम्राट ताश के पत्ते पलटते हैं, हर किसी को मौका नहीं मिलता था। अब उन्होंने सच में ये देखा, $2 लाख उससे कहीं ज़्यादा था जो वे कुछ दिनों में खर्च कर सकते थे। अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने के अलावा वे लाखों युआन भी बचा सकते थे। बस कुछ दिनों के लिए शिवम के साथ उड़ान भरकर इतनी कमाई करना अविश्वसनीय रूप से आसान था। मुझे हैरानी है कि मिस्टर शिवम इस बार पूर्वी विदेश में क्या करने आए हैं। जाने से पहले फ्लाइट अटेंडेंट ने कॉनॉय को ध्यान से देखा। उन्हें साफ पता था कि वे शिवम को लेने आए हैं। हमेशा अफवाहें थीं कि शिवम, चाहे वह किसी भी देश में जाए, हमेशा बड़ी खबर बन जाता था। उन्होंने पूछने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वे उत्सुक थे। उम्मीद है कि कोई मिस्टर शिवम को नाराज न करे, वरना वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। फ्लाइट अटेंडेंट जाते समय हंसी और बातें कर रहे थे। क्लिक। कॉनॉय के आगे वाली कार का दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो लगभग 40 साल का लग रहा था, एक 20 साल की लड़की के साथ बाहर निकला। वह अधेड़ उम्र का आदमी हट्टा कट्टा था, उसके चेहरे पर छोटी दाढ़ी थी और उसके आसपास एक अजीब सा ऑरा था, लेकिन उसकी भौहों के बीच चिंता के बादल थे। लड़की की बात करें तो उसने एक टिपिकल पूर्वी विदेशी स्कूल गर्ल वाली ड्रेस पहनी थी। उसका सिर थोड़ा नीचे था, फिर भी यह उसके प्यारे लुक और प्यारी पलकों को छिपा नहीं सका। ये कहावत कि अमीर परिवार सुंदर लड़के और लड़कियां पैदा करते हैं, कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं कही गई बात नहीं है। भले ही परिवार का फाउंडर बदसूरत हो, पीढ़ियों से जेनेटिक सुधार से सिर्फ वही बच्चे पैदा हो सकते थे जो बहुत ज़्यादा बदसूरत न हों। हमेशा अफवाहें थीं कि पूर्वी विदेशी देश के लोगों का तमीज़ का लेवल आमतौर पर ऊंचा होता था, जिसमें सीनियरिटी और हायरार्की पर जोर दिया जाता था, और आज सच में यह इज्जत सही साबित हुई। वह अधेड़ उम्र का आदमी शिवम के पास गया, लगभग 90 डिग्री झुका और उससे इज्जत से कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप यंग मास्टर फेंग हैं? हाँ, मैं हूँ। नमस्ते यंग मास्टर, मेरा नाम माइडानो है। मेरे पिता माइडो की गिंगवा खुद आपसे मिलने आए थे, लेकिन आजकल उनकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं उनकी जगह आया हूं और उम्मीद है कि मिस्टर शिवम समझेंगे। कोई बात नहीं, मैं काफ़ी आराम से रहने वाला इंसान हूं, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। शिवम ने अपनी नज़र माइडानो और लड़की पर डाली। सच में, भले ही उनके कपड़े स्टाइल और फैब्रिक में अलग थे, लेकिन उन सभी पर फैंग फैमिली का टोटेम बना हुआ था। वैसे ये कौन है? यंग मास्टर, यह मेरी इकलौती बेटी माइडाए है। माइडाए को कंधे से धक्का देते हुए कहा, छोटी है, इसे नमस्ते करो। हेलो यंग मास्टर, माइडाए ने शर्मीली लेकिन मीठी आवाज़ में नमस्ते किया। ठीक है, शिवम ने सिर हिलाया। यंग मास्टर, प्लीज़ अंदर आ जाए। अभी के लिए आपको हमारे घर पर रहने में दिक्कत होगी। माइडानो रास्ता साफ करने के लिए एक तरफ हट गया। कार स्टार्ट हुई और 10 रोल्स रॉयस का काफिला राजधानी के वेस्ट साइड की ओर बढ़ गया। मिस्टर माइडानो, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मिस्टर माइडा गिंगवा की हेल्थ को क्या हुआ? शिवम ने हैरानी से पूछा। सच कहूं तो यंग मास्टर, मेरे पिता की बीमारी काफ़ी समय से एक प्रॉब्लम रही है। माइडानो ने कहा, क्या आपने रयुकावा सुकियो के बारे में सुना है? फिर से उसके बारे में? शिवम के मन में जान से मारने का ख्याल आया। हाँ, मैंने उसके बारे में सुना है। वह किससे रिलेटेड है? रयुकावा सुकियो से पहले पूर्वी विदेशी देश की पूरी इकोनॉमिक लाइफलाइन हमारे माइडा फैमिली के कंट्रोल में थी। माइडानो ने आह भरी। आपके पुरखों ने यहाँ सब कुछ हमें सौंपा था और हम इसे बचाने में फेल रहे हैं। हमने अपने लोगों को धोखा दिया है, पुरखों, और हमने आपको निराश किया है। यंग मास्टर,
ये कहते हुए 40 साल के मेडानो फूट फूट कर रो पड़े, फिर भी इससे उनके परिवार की फैंग फैमिली के प्रति ज़बरदस्त वफादारी का पता चला। रयुकावा सुकियो सच में बहुत ताकतवर हैं। एक छोटे से प्राइवेट बिजनेस से शुरू करके उन्होंने आगे बढ़ने के लिए लगातार कॉम्पिटिटर्स को हराया और उन्हें अपने साथ मिलाया। हमारी इंडस्ट्री उनसे मुकाबला कर रही थी, फिर भी ऐसा लगता था जैसे उन्हें हमारी हर चाल पता हो। हमेशा पहले हमला करने की उनकी काबिलियत किसी दूर की सोच जैसी थी। सालों से हमने हर मुकाबले में उनका सामना किया है और बिना किसी एक्सेप्शन के नाकाम रहे हैं। हमारे कंट्रोल वाले रिसोर्स कम होते गए और किसी तरह अधिकारियों के साथ उनके रिश्ते मजबूत हो गए। एक समय हमारी बातें पूर्वी विदेशी देश के प्रेसिडेंट के लिए भारी पड़ती थीं। अब उन्होंने हमें पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया है। आह, मेडानो ने अपने आंसू पोंछे। रयुकावा सुकियो की नज़रों में हम खाने के लिए तैयार मीट के टुकड़े की तरह हैं। अगर हमारी गहरी नींव अब तक हमें मुश्किल से सहारा न दे रही होती, तो हमारी इंडस्ट्री अपने असली साइज के 5वें हिस्से से भी कम रह गई होती। ये तुम्हारी गलती नहीं है। वह रयुकावा सुकियो कोई आम इंसान नहीं है। शिवम ने उस मजबूत अधेड़ उम्र के आदमी का कंधा थपथपाया। रयुकावा सुकियो को ओमिनस स्टार की मदद मिली थी, जबकि माइडा परिवार के पास सिर्फ बहुत ज़्यादा कैपिटल था। लेवल 1 सिविलाइजेशन और लेवल 3 सिविलाइजेशन के ज्ञान के बीच टकराव में नतीजा सिर्फ पूरी तरह हार ही होता। तो तुम्हारे पिता की सेहत कैसी है? उस ज़बरदस्त दुश्मनी के समय में बहुत ज़्यादा प्रेशर ने पिता की सेहत पर बुरा असर डाला और आखिर में वे थककर गिर पड़े। अब बस कुछ भाई बहन और मैं बाकी इंडस्ट्रीज़ को मैनेज करते हैं, लेकिन उनका प्रेशर बढ़ रहा है और हम क्यों? लिटिल यी, मेरे पुरखों ने पोटेंशियल गाइडिंग टेक्निक जैसा परिवार क्यों नहीं छोड़ा? शिवम को अचानक एहसास हुआ कि माइडा परिवार पूरी तरह से आम लोगों से बना हुआ लगता है। ठीक है, ये 2000 साल से भी पहले की बात है। उस समय माइडा परिवार बस एक छोटा सा कबीला था जिसे अनजाने में आपके पुरखे सपोर्ट करते थे, इसलिए उनके लिए कुछ नहीं बचा था। 2000 साल से भी ज्यादा। शिवम ने आह भरी। इंसानी सोच कितनी तेजी से बदल गई। फैंग परिवार ने 2000 साल से भी ज्यादा समय से माइडा परिवार की देखभाल नहीं की थी, फिर भी उन्होंने परिवार के काम को मजबूती से संभाला। ये सच में तारीफ के काबिल था। चलो अभी तुम्हारे घर नहीं चलते, पहले मुझे तुम्हारे पिता से मिलवाते हैं, शिवम ने कहा, इस बार माइडा परिवार की मदद करने का पक्का इरादा करके। रयुकावा सुकियो के लिए मेरे छोटे भाई को धमकाने की हिम्मत की, मरने के लिए तैयार हो जाओ। वह भारत आदमी सचमुच आया। ईस्ट राइडर कंट्री में डार्क निंजा हेडक्वार्टर के महल की गहराई में एक हैंडसम नौजवान दांत पीस रहा था और चेहरे पर अजीब सा भाव लिए चुपचाप एक नाम दोहरा रहा था, शिवम। दूसरी रात जब पैकेज ले जा रहा उल्कापिंड जमीन पर गिरा, तो सबसे पहले जिसे पता चला वह शायद रयुकावा सुकियो नहीं था, लेकिन वह जरूर सबसे पहले पहुंचा। लेकिन यह स्टार सिस्टम या स्टार रीजन की कोई डिलीवरी कंपनी नहीं थी। ये यूनिवर्स की सबसे बड़ी एक्सप्रेस कंपनी का भेजा हुआ पैकेज था और रयुकावा सुकियो की सिर्फ तीसरे लेवल की सिविलाइजेशन का इंटेलिजेंस सिस्टम इसे नहीं खोल सका। इसे बाहरी ताकत से ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूर, लेकिन इसे ज़बरदस्ती खोलने के लिए चौथे लेवल की सिविलाइजेशन या उससे ऊपर के टूल्स की ज़रूरत होती है। धरती पर बची हुई ज़्यादा से ज़्यादा सिविलाइजेशन सिर्फ तीसरे लेवल की है, इसलिए सिर्फ पैकेज का मालिक ही इसे खोल सकता था। जहां तक इस पैकेज के मालिक की बात है, तो रयुकावा सुकियो को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। धरती पर एक और हाई इंटेलिजेंस सिविलाइजेशन होने की संभावना स्मार्ट सिस्टम लगभग 0 था, तीसरे का तो सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए उसने ये नतीजा निकाला कि इस पैकेज को पाने वाला पक्का शिवम ही था। ये खबर सुनकर रयुकावा सुकियो, जो शिवम के होने की वजह से कई दिनों से बेचैन था और ज़्यादा परेशान और डरा हुआ हो गया। उसे कॉस्मिक एक्सप्रेस कंपनी से एक पैकेज मिला जिससे पता चला कि वह यूनिवर्स की सभ्यताओं से कांटेक्ट कर सकता है। नहीं तो पैकेज कहाँ से आया? शिवम ने अपना ठिकाना नहीं छिपाया था, इसलिए जैसे ही वही स्ट्रेडर कंट्री पहुंचा, रयुकावा सुकियो को यह पता चल गया। पिछली बार जब उसे झटका लगा था, तब से रयुकावा सुकियो ज़्यादा मेहनती हो गया था। एक टॉप लेवल सभ्यता के इंटेलिजेंट सिस्टम की तुलना में तीसरे लेवल का सिस्टम तो बस का चरा था। अगर वे दोनों दशकों तक आराम से रहे, तो शिवम शायद इतना ताकतवर हो जाएगा कि उसे सिर्फ एक उंगली से कुचल देगा। लेकिन खुशकिस्मती से ये साफ था कि शिवम को भी यह इंटेलिजेंट सिस्टम ज़्यादा समय तक नहीं मिला था, दोनों अभी शुरू ही हुए थे। उनके दायरे एक जैसे थे, बस फ़र्क ये था कि शिवम ने उससे ज़्यादा एडवांस्ड और पावरफुल चीज़ें सीखी थीं, इसीलिए उनकी पिछली लड़ाई में उसे इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ी थी। फिर भी उस लड़ाई ने एक बात और साबित कर दी, शिवम का उस पर फ़ायदा इतना नहीं था कि वह उसे आसानी से मार सके। अगर रयुकावा सुकियो सोर्स एनर्जी यूज़र बनने से पहले और मजबूत हो जाता, तो उसके पास अभी भी मौका हो सकता था। पावर पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन रयुकावा सुकियो के लिए ये रिस्क सही थे। अगर वह शिवम को मार पाता, तो उसे उस टॉप लेवल सिविलाइजेशन का इंटेलिजेंट सिस्टम पाने का मौका मिलता और फिर रयुकावा सुकियो बड़ी दुनिया में आसानी से घूम सकता था।
कौन है? अंदर आओ। रयुकावा सुकियो ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। निंजा एम्परर, हमें वह मिल गया जो तुम चाहते थे। उसी समय डार्क निंजा के एक मेंबर ने बताया। बहुत अच्छा। रयुकावा सुकियो इतनी खुशी से शायद ही कभी मुस्कुराए हों, खड़े होकर बोले, इस बारे में किसी को मत बताना, पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखना। हाँ मेरे लॉर्ड की ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है, डार्क निंजा मेंबर ने चुपचाप हैरानी से कहा, लेकिन उन्हें जितना हैरानी तब हुई जब उन्होंने अभी अभी जो खोजा था उससे ज्यादा किसी चीज ने नहीं दी। किसने सोचा होगा कि रयुकावा सुकियो ने इतना बड़ा कंकाल ढूंढने के लिए बहुत सारी मैनपावर और रिसोर्स का इस्तेमाल करके 1 महीना बिताया होगा? क्या पुराने जमाने में धरती पर इतने बड़े जीव होते थे? यंग मास्टर, हम यहाँ हैं। माइडा परिवार का काफिला पहले ही लौट चुका था, सिर्फ शिवम, माइडानो और उनकी बेटी वाली कार छोड़कर ईस्ट राइडर कैपिटल के पहले हॉस्पिटल की ओर जा रहा था। आह बेचारा परिवार, उनके पास प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं है। शिवम ने मन ही मन आह भरी। भूखा ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। हालांकि उनके परिवार का 80% से ज्यादा सामान खा लिया गया था और बर्बाद हो गया था, फिर भी वे ईस्ट राइडर कंट्री में एक अमीर परिवार बने रहे और सबसे अच्छे हॉस्पिटल में सबसे अच्छा वार्ड मिलना अभी भी काफी आसान था। माइडा गिंगवा आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटा था, उसके पूरे शरीर में ट्यूब डाली गई थी और वाइटल साइन एक सेहतमंद इंसान से भी बहुत कम थे। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि पिताजी की हालत थकावट की वजह से ऑर्गन फेलियर की वजह से है। यह इतनी गंभीर है कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता। माइडानो की आवाज़ बहुत धीमी थी। एक और बात थी जो उसने नहीं कही, माइडा गिंगवा की अभी की हालत में क्या वह सर्दी काट पाएगा, यह एक बड़ा सवाल था। जियाओ यी, क्या अमृत उसे ठीक कर सकते हैं? मास्टर, उसकी हालत थोड़ी अनोखी है, जियाओ यी ने कहा। इंसान का बूढ़ा होना बायोलॉजिकल कट के धीरे धीरे कमज़ोर होने की वजह से होता है। अभी की हालत में उसका बायोलॉजिकल कट किसी ऐसे इंसान से लगभग अलग नहीं है जो मौत के करीब हो। अमृत का असर उसके लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है और शायद जानलेवा जहर बन सकता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? चिंता मत करो मास्टर, यह एक छोटी सी बात है। बस अपने बायोलॉजिकल कट का इस्तेमाल करके उसके मुख्य बायोलॉजिकल कट को नॉर्मल लेवल पर वापस लाएं। हालांकि इससे उसकी ज़िंदगी लंबी नहीं होगी, लेकिन नेचुरल तरीके से जीना ज़रूरी है। लगभग 100 साल की उम्र में मौत तो पक्का मुमकिन है। यह अच्छा है। शिवम ने आखिरकार राहत की सांस ली। क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो? मैं तुम्हारे पिता की हालत देख लेता हूँ। यूथ मास्टर, ये तो ऐसा नहीं था कि माइडानो को शिवम पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसके पिता अब बहुत कमज़ोर हो गए थे, कोई भी हादसा उनकी मौत का कारण बन सकता था। वह ऐसा रिस्क लेने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। मिस्टर माइडानो, क्या आप जानते हैं कि मेरे साइड प्रोफेशन क्या हैं? शिवम ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। यंग मास्टर, मैंने थोड़ा सुना है। आपने साइंटिफिक रिसर्च और म्यूज़िक में खास कामयाबी हासिल की है। असल में वे मेरे टैलेंट का एक हिस्सा हैं। मेरा एक और साइड प्रोफेशन डॉक्टर बनना है। मेडानो की आंखें तुरंत चमक उठीं। वह जानता था कि हर फील्ड में शिवम की कामयाबी लगभग चमत्कारी थी, ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचना जो दशकों से उसमें लगे लोग भी नहीं पहुंच पाए। यंग मास्टर, क्या आप सच कह रहे हैं? अगर शिवम सच में मेडिकल स्किल्स जानता होता तो क्या वे भी उसकी दूसरी काबिलियत की तरह कमाल की होती? बेशक, मैं बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा, लेकिन धरती पर ऐसी एक भी बीमारी नहीं है जिसे मैं ठीक न कर सकूं। यहाँ तक कि जानलेवा कैंसर के मरीजों को भी मैं कुछ ही दिनों में ठीक कर सकता हूँ। मजाक को छोड़ दें तो लेवल 1 के टॉप पर मौजूद एक सभ्यता ने पहले ही बीमारियों पर जीत हासिल कर ली थी। भले ही शिवम को इसका इलाज करना नहीं आता था, लेकिन शियाओई के पास शायद अनगिनत इलाज के तरीके स्टोर में थे। अपनी अभी की बायोलॉजिकल कट ताकत से ऑर्गन फेलियर जैसी छोटी मोटी बीमारियों का आसानी से इलाज किया जा सकता था। ठीक है, अब हम बाहर निकलते हैं। माइडानो ने बेसब्री से माइडाए को वार्ड से बाहर निकाला। वैसे पक्का करना कि अगले 10 मिनट तक कोई मुझे परेशान न करे। हाँ यंग मास्टर, मैं खुद वार्ड के बाहर पहरा दूंगा। मैं अपने पिता की हालत पूरी तरह से आपको सौंपता हूँ। माइडानो ने शुक्रिया में कई बार सिर झुकाया। कोई बात नहीं, शिवम ने हाथ हिलाया। इसे पिछले 2000 से ज्यादा सालों से फैंग परिवार के प्रति अपने परिवार की वफादार सेवा के लिए एक आशीर्वाद समझो। डैड, क्या यंग मास्टर सच में दादाजी को ठीक कर सकते हैं? माइडा ने मासूमियत से अपने पिता को देखा। वह जरूर कर सकते हैं, माइडानो ने कॉन्फिडेंस से कहा, क्योंकि यंग मास्टर ने ऐसा कहा है, इसका मतलब है कि उन्हें कॉन्फिडेंस है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें 10 मिनट तक परेशान न करें, शायद वह सिर्फ 10 मिनट में दादाजी की हालत ठीक कर सकते हैं। 10 मिनट से ज्यादा इंतजार करने के बाद वार्ड का दरवाज़ा फिर से खुला और शिवम ने अपना सिर बाहर निकाला। ठीक है, अब तुम सब अंदर आ सकते हो। मिस्टर माइडा गिंगवा जाग गए हैं। माइडानो और उनकी बेटी ने एक दूसरे को देखा और एक साथ वार्ड में भागे। माइडा गिंगवा सिर्फ जागा हुआ नहीं था, वह जिंदा दिल था। मरीजों वाले कपड़े पहने वह पहले से ही कमरे में कुछ खाने की तलाश में घूम रहा था।
तुम दोनों यहाँ हो, जल्दी से कुछ खाना बनाओ। यंग मास्टर और मैं पहले से ही थोड़े भूखे हैं। माइडा गिंगवा ने अधिकार से हुक्म दिया। पिताजी, क्या आप सच में ठीक हैं? क्या मैं अभी भी बीमार लग रहा हूँ? माइडा गिंगवा ने उसकी छाती थपथपाई। शिवम ने कुछ ही मिनटों में अपने बायोलॉजिकल कर्ट को बढ़ाने के लिए कॉस्मिक सोर्स पावर का इस्तेमाल किया था। वह आधा मरा हुआ इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि किसी ऑर्गन को नुकसान हुआ था, बल्कि सिर्फ उसकी सेहत में गिरावट थी। फंक्शन। अब उसकी फिजिकल काबिलियत आम नौजवानों से ज़्यादा मजबूत थी, लेकिन क्योंकि वह हाल ही में बिस्तर पर पड़ा था और एक्सरसाइज की कमी थी और न्यूट्रिशन ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था, इसलिए उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला दिख रहा था। जब वह उठा और उसे पता चला कि उसे शिवम ने बचाया था, तो उसे ज़रा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जब माइडा गिंगवा बच्चा था तो उसके परदादा ने एक बार उसे एक कहानी सुनाई थी। फैंग फैमिली में हर कोई बहुत खास था। बहुत बहुत पहले, हिगाशी किंगडम बनने से पहले, माइडा फैमिली शिकार और मछली पकड़कर गुजारा करती थी। एक बार उनके गांव पर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया, जिससे कई कबीले के लोग मर गए या घायल हो गए, लेकिन फैंग फैमिली के पूर्वज एक बड़े लकड़ी के जीव के रूप में किनारे पर दिखाई दिए। एक मुक्के से वह एक बाघ को मार सकता था, जिससे कबीले के लोग जानवरों को भगाने में मदद करते थे और घायलों को चमत्कारिक रूप से तुरंत ठीक कर देते थे। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कहानियां मिथकों और कहानियों जैसी थीं। दुनिया में ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं? लेकिन इन घटनाओं को खुद महसूस करने के बाद माइडा गिंगवा को लगता था कि ये कहानियां सच हैं। ठीक है, मैं जल्दी से किसी से खाना बनवाता हूँ, हम घर पर खाएंगे। माइडा गिंगवा के जागने और यंग मास्टर के लौटने पर माइडानो को लगा जैसे उसे अपनी रीढ़ मिल गई हो। अचानक उसे लगा कि प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। यंग मास्टर, ये हमारे माइडा परिवार की अभी की हालत है। हिगाशी किंगडम में खाने के तरीके आम तौर पर टेबल पर कैजुअल बातचीत की इजाज़त नहीं देते थे, लेकिन शिवम ऐसे किसी नियम से बंधे नहीं थे। वे खाते समय फैमिली बिजनेस की हालत पर बात करते थे। साफ है, रयोकावा सुकियो पहले ही इस जमाने से कहीं आगे की टेक्नोलॉजी ला चुके थे और हिगाशी किंगडम के हाई टेक मार्केट पर उनका दबदबा था। अभी माइडा परिवार मेहनत वाली इंडस्ट्रीज पर गुजारा कर रहा था। हालांकि उनकी हालत बहुत खराब लग रही थी, फिर भी वे बहुत अमीर थे। आखिर 2000 से ज़्यादा सालों में जमा की गई दौलत और नींव कुछ ही सालों में ख़त्म नहीं हो सकती थी। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, ये तो बस छोटी मोटी बातें हैं। शिवम ने कहा, मुझे एक कंप्यूटर दो और मैं बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। माइडा परिवार की 3 पीढ़ियों ने एक दूसरे को देखा, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शिवम क्या करने वाला है। जाओ, एक कंप्यूटर ले आओ, माइडानो ने पास के घर के नौकर को कहा। थोड़ी देर में घर का नौकर एक कंप्यूटर ले आया और शिवम टाइप करने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ डेटा अपलोड और डाउनलोड कर रहा है और फाइलें डेस्कटॉप पर दिखने लगीं। सुपर इंटेलिजेंट राइस कुकर, एडवांस्ड फायरवॉल टेक्नोलॉजी, न्यू इंजन टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी जनरेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये लो और इस्तेमाल करो। शिवम ने कंप्यूटर पर दर्जनों टेक्निकल फाइलें स्टोर की थीं। ये वे इंडस्ट्रीज थीं जिनमें माइडा परिवार पहले शामिल था, लेकिन मार्केट कंपटीशन की वजह से वे बाहर हो गईं। रयोकावा सुकियो की बेहतर टेक्नोलॉजी और कीमत। बेशक वह चौथे लेवल की सभ्यता से आइटम रिलीज नहीं कर सकता था, इसलिए एक बार जब रयोकावा सुकियो को एहसास हो गया तो वह अभी भी और एडवांस टेक्नोलॉजी ला सकता था। लेकिन इस बार शिवम उसकी जान लेने आया था। एक मरा हुआ आदमी, क्या उसकी कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करती रहेगी? यंग मास्टर, ओह, आप जानते हैं, मेरा साइड जॉब रिसर्च है और जब मैं बोर होता था तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में आती थीं। इनके साथ रयोकावा सुकियो की कंपनी को हराना बहुत आसान है। याद रखें कि इन्हें अच्छी तरह से बचाकर रखें और गलत हाथों में न पड़ने दें। हाँ यंग मास्टर, मैं इसे संभालने के लिए सबसे भरोसेमंद आदमी को रखूंगा, माइडानो ने गंभीरता से कहा। वैसे यंग मास्टर, आप इस बार हिगाशी किंगडम क्यों आए? क्या ये सिर्फ मेरे जैसे हड्डियों के इस पुराने थैले से मिलने नहीं आ रहा है? माइडा गिंगवा ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है, मैं यहाँ लेने आया हूँ, कुछ तो है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। यंग मास्टर, आपको क्या चाहिए? हालांकि हमारे परिवार का बिजनेस कम हो गया है, लेकिन हमारे रिसोर्स, पैसा और कनेक्शन अभी भी पहले की तरह मजबूत हैं। मुझे एक उल्कापिंड ढूंढना है। क्या ये वही है जो पिछली बार मछली पकड़ने वाले गांव में गिरा था? माइडा ने कहा। आपको कैसे पता चला? यंग मास्टर, मेरा स्कूल उस जगह के पास है जहां उल्कापिंड गिरा था। अगले दिन हमारे स्कूल में सबको इसके बारे में पता चल गया। ऐसी घटना अक्सर नहीं होती। मैंने सुना है कि उस उल्कापिंड का डायमीटर 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। हाँ, ये वही है, शिवम ने सिर हिलाया। यंग मास्टर, आपको उस चीज़ की क्या ज़रूरत है? अगर आपको ऐसी चीज़ें इकट्ठा करना पसंद है तो नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल कलेक्शन म्यूजियम में बहुत सारी सेल पर हैं। मुझे लगता है कि भारत में भी ऐसी ही चीज़ें होंगी।
वह उल्कापिंड खास है, यह मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जाहिर है, शिवम उन्हें यह नहीं बता सका कि यह उसके माता पिता का भेजा हुआ एक पैकेज था। ठीक है, मत पूछो। यंग मास्टर के मामलों के बारे में पूछने का समय कब आया? माइडा गिंगवा ने माइडा को बीच में टोकते हुए कहा, यंग मास्टर को जो भी चाहिए, हमें ज़्यादा सवाल पूछे बिना उसे पाने में उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे माफ़ करना, यंग मास्टर। माइडा पीछे हटी और शिवम की तरफ मजाक में अपनी जीभ निकाली। यंग मास्टर, यह मामला शायद संभालना आसान न हो, माइडानो ने कहा। वह उल्कापिंड नेशनल प्रोटेक्शन में है और लगता है उन्हें इसके बारे में कुछ खास पता चला है। इसे रेगुलर तरीकों से पाना मुश्किल है और मैंने सुना है कि रेयुकावा सुकियो भी किसी तरह इसमें शामिल है। हमारे माइडा परिवार के कनेक्शन अभी भी हैं, लेकिन वे सरकार में पहले जितने मजबूत नहीं हैं, क्योंकि सभी ज़रूरी इंडस्ट्रीज रेयुकावा सुकियो के पास चली गई हैं। किसने कहा कि मैं आम तरीकों का इस्तेमाल करूंगी? शिवम हंसा। क्या लेटे परिवार और किंगमू परिवार ने जो चीज़ें आपको दी थीं, वे अभी भी आपके पास हैं? यंग मास्टर, वे चीज़ें हमारे परिवार में सबसे सुरक्षित जगह पर रखी हैं। हमने कभी उन 2 बक्सों को खोलने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने कहा कि सिर्फ फैंग फैमिली के सदस्य ही उन्हें खोल सकते हैं। अब उन चीज़ों को इस्तेमाल करने का समय है, जाओ और मेरे लिए ले आओ। हाँ, यंग मास्टर। माइडानो खड़ा हो गया। जिस जगह पर सामान रखा था, वह सिर्फ माइडा फैमिली की हर पीढ़ी के सीधे खानदान को ही पता था, और कोई भी बाहरी आदमी दरवाज़ा नहीं खोल सकता था, भले ही उसे वह जगह पता हो। लगभग 10 मिनट बाद माइडानो 2 धूल भरे बक्सों के साथ लौटा। यंग मास्टर, ये 2 बक्से वो चीज़ें हैं जिन्हें 2 परिवारों ने हमें रखने के लिए सौंपा था। माइडा परिवार हमेशा से इन 2 छोटे बक्सों के बारे में जानने को उत्सुक था, लेकिन दोनों परिवारों और फैंग परिवार के सम्मान में उन्होंने उन्हें कभी नहीं खोला था। लेकिन इस बार उन्हें आखिरकार उन्हें देखने का मौका मिला। यंग मास्टर, क्या हमें जाना चाहिए? माइडा गिंगवा ने पूछा। कोई ज़रूरत नहीं, यह कोई बहुत प्राइवेट चीज़ नहीं है, आप सब देख सकते हैं। दोनों बक्से सदियों से थे और उनके अंदर का हिस्सा इतना सड़ गया था कि पहचान में नहीं आ रहा था। चाबी से भी उन्हें नहीं खोला जा सकता था, इसलिए शिवम ने ज़बरदस्ती की और बस उन्हें तोड़ दिया। अंदर जैसा सोचा था वैसा कोई कीमती खजाना नहीं था, बस समय के निशान वाले कागज़ के 2 टुकड़े थे। हालांकि चूंकि उन्हें अच्छी तरह से संभाल कर रखा गया था, इसलिए उम्र बढ़ने के बावजूद लिखावट काफ़ी साफ थी। यंग मास्टर, ये है। ओह, ये सन कंट्री का एक ज़मीन का कागज़ है और एक नेशनल कर्ज है। शिवम ने कागज़ों को प्लास्टिक सीलर में संभाल कर रखा था। उन दिनों लिखने के टूल इतने एडवांस्ड नहीं थे और ज़रा सी भी गलती से उन्हें नुकसान हो सकता था, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता था। ज़मीन का कागज़ और देश का कर्ज। माइडा गिंगवा ने कुछ जिज्ञासा जताई। यंग मास्टर, उस उल्कापिंड के टुकड़े को वापस पाने में इनका क्या इस्तेमाल है? ये कोई आम ज़मीन के कागज़ और देश का कर्ज नहीं है। आपका प्रेसिडेंशियल पैलेस इसी ज़मीन के कागज़ पर बना है। शिवम ने उन्हें डॉक्यूमेंट्स दिए। शर्माओ मत, देखो, यह कोई सीक्रेट नहीं है। शिवम के ऐसा कहने पर उन्हें अपने आप आराम महसूस हुआ। टेक्स्ट सन कंट्री की एक बहुत पुरानी भाषा में था, लेकिन वे कुछ आम बातें समझ सकते थे। उन हैरान करने वाले नंबरों को देखकर उनके हाथ थोड़े कांपने लगे। यह कोई आम ज़मीन का कागज़ नहीं था। आमतौर पर एक कागज़ किसी डेवलपमेंट जोन में किसी बिल्डिंग या ज़मीन के टुकड़े को कवर करता है ना? फिर भी इस कागज़ ने 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया था। ध्यान रखें कि पड़ोसी सन कंट्री का कुल एरिया 370,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि उनका अपना ईस्ट कंट्री और भी छोटा है, सिर्फ 200,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये लैंड डीड ईस्ट कंट्री के इलाके का लगभग 10वां हिस्सा था और इसमें इस ज़मीन की लोकेशन साफ साफ बताई गई थी, जो उनके पैरों के ठीक नीचे थी। ईस्ट कंट्री की राजधानी, ये शहर, सिर्फ 4,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था। ये लैंड डीड ईस्ट कंट्री की 5 राजधानियों को पूरी तरह से घेर सकता था। कौन सोच सकता था कि लेटेक परिवार के छोड़े हुए बॉक्स में इतनी डरावनी चीज़ होगी? इस डीड का मतलब था कि ईस्ट कंट्री की लगभग 10वां हिस्सा ज़मीन असल में शिवम की थी। जहां तक देश के कर्ज की बात है, हालांकि यह लैंड डीड जितना चौंकाने वाला नहीं था। यह 1920 के दशक में लिया गया था। आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से यह लगभग $5 ट्रिलियन था। ईस्ट कंट्री के हाल के तेज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान देना ज़रूरी है, जहां यूनाइटेड स्टेट्स, भारत, सन कंट्री, जर्मनी और इंग्लैंड जैसे कुछ ही देश उनसे आगे थे। पिछले साल उनकी जीडीपी $2 ट्रिलियन से ज़्यादा थी, लेकिन ये $5 ट्रिलियन उनकी जीडीपी के 2 साल से ज़्यादा के बराबर था, जिसका मतलब था कि पूरा देश खाना पीना और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रोक सकता था, लेकिन उस कर्ज को चुकाने में फिर भी 2 साल से ज़्यादा लगेंगे। आखिरकार उन्हें समझ आया कि फैंग जू को इतना भरोसा क्यों था। ये सिर्फ ईस्ट कंट्री को मजबूर करने के तरीके नहीं थे, वे असल में उनका गला घोंट रहे थे। इतनी बड़ी ज़मीन और कर्ज के मुकाबले वह उल्कापिंड का टुकड़ा मामूली था।
बेशक उन्हें पता नहीं था कि अगर उल्कापिंड के अंदर की चीज़ों की कीमत लगाई जाए तो उसकी कीमत धरती से भी ज़्यादा होगी, यहाँ तक कि पूरे स्टार सिस्टम की तुलना में भी। उनकी सीमित सोच ने उनके वैल्यू असेसमेंट को सीमित कर दिया था। मैं ये चीज़ें अपने साथ ले जा रहा हूँ। क्या ये ठीक है? ज़रूर, ये हमेशा से आपका था यंग मास्टर। हमारा पूरा माइडा परिवार भी आपका है। आप हमसे जो भी करवाना चाहें बस हमें बता दीजिए। ठीक है, अभी के लिए इन दोनों चीज़ों की फ़ोटो खींचकर अपनी पार्लियामेंट को भेजने में मेरी मदद कीजिए। उन्हें बताइए कि वे बहुत समय से अपना किराया नहीं दे रहे हैं। साथ ही उन्हें इस देश के कर्ज पर ब्याज भी बताइए। हाँ यंग मास्टर, हम इसे तुरंत देख लेंगे। माइडानो बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। सही मायने में वह ईस्ट कंट्री का मूल नागरिक था और यह असल में अपने ही देश के खिलाफ विदेशियों की मदद करना था। लेकिन माइडा परिवार को इस बारे में कोई हिचकिचाहट नहीं थी क्योंकि वे देश बनने से बहुत पहले से ही फैंग परिवार के वफादार थे, इसलिए उनके लिए फैंग परिवार ही उनका देवता था। उनकी वफादारी सिर्फ फैंग परिवार के प्रति थी। पहले देश के साथ अनगिनत लेन देन के कारण माइडा परिवार ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ लंबे समय तक संबंध बनाए रखे। दोनों फोटो तुरंत फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ लग गईं। अगर यह कोई आम ईमेल होता तो फाइनेंस मिनिस्टर उस पर एक नज़र भी नहीं डालते। उनका रोज़ का काम बहुत ज़्यादा था, ईमेल पर 1-2 मिनट भी बर्बाद करने का समय नहीं था। लेकिन इस ईमेल पर सिग्नेचर बहुत सेंसिटिव था, यह माइडा फैमिली का था। 3 साल पहले माइडा फैमिली लगभग ईस्ट कंट्री का बेताज बादशाह था और अब भी वेअल का असर साफ था। उसने जल्दी से ईमेल खोला। दोनों तस्वीरें देखकर वह शुरू में हैरान रह गया। देश की 10वीं ज़मीन किसी ने कब खरीदी थी? दुनिया के सबसे बड़े ज़मीन डेवलपर भी ऐसा नहीं कर पाए। फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते उसने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। जहां तक देश के कर्ज की बात है तो यह और भी हैरान करने वाला था। कोई परिवार $US में 5 ट्रिलियन का देश का कर्ज कैसे खरीद सकता है? दुनिया के सबसे अमीर आदमी शिवम के लिए भी क्या इतना पैसा जुटाना मुमकिन है? ये तो बस अजीब है। वह साफ समझ गया था कि जब से रयुकावा सुकियो जैसा जीनियस सामने आया है, ईस्ट कंट्री की पूरी इकोनॉमी बदल गई है। अब इस पर सिर्फ माइडा परिवार का दबदबा नहीं था और देश के रिसोर्स का कंट्रोल उनसे हट गया था। हालांकि माइडा परिवार के पास अभी भी बहुत ज़्यादा कैपिटल था, लेकिन मार्केट में कंपटीशन के बिना पैसा आखिरकार खत्म हो जाएगा और उनका परिवार ज़रूर कमज़ोर पड़ जाएगा। अफवाह थी कि माइडा फैमिली के पुराने कबीले के लीडर माइडा गिंगवा बहुत बीमार थे और हॉस्पिटल में भर्ती थे, जिससे पूरा परिवार टूटने की कगार पर था। क्या वे अब अपनी बची हुई आखिरी संपत्ति बता रहे थे? ये सिर्फ उनकी आखिरी संपत्ति नहीं थी, यह एक रॉयल फ्लश था। इनके हाथ में होने पर कौन उनसे मुकाबला करने की हिम्मत करेगा? इतनी बड़ी ज़मीन, अगर देश इसे वापस खरीदना भी चाहे तो भी वे इसे खरीद नहीं सकते थे। रयुकावा सुकियो के पास पैसा और हुनर था, लेकिन इस 20,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन को वापस पाना उनके बस की बात नहीं थी। अब ये 2 फोटो भेजने का उनका क्या मकसद था? क्या ये डॉक्यूमेंट नकली हो सकते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर ने सोचा, किसी देश के होने की नींव ज़मीन होती है। अगर उनके पास ऐसी चीज़ें होती तो माइडा फैमिली असल में देश को अपने कंट्रोल में कर लेती। नहीं, वे बिना किसी वजह के मुझसे पंगा लेने की जहमत नहीं उठाएंगे। युआन हुईगुओ ने तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाया। लैंड ब्यूरो से किसी को तुरंत बुलाओ। अच्छा होगा कि वह ज़मीन के सारे कागजात लेकर आए और मेरे साथ सबसे पहले फाइनेंशियल रिकॉर्ड रूम में चले। मुझे कुछ डेटा निकालना है। ईस्टर्न पायरेट नेशन के प्रेसिडेंट काजामा सुके रयुकावा सुकियो को होस्ट कर रहे थे। उनके आने के बाद से देश की शक्ल सूरत में बहुत ज़्यादा बदलाव आया था। मिलिट्री इक्विपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सुपर पावर यूज़र ऑर्गेनाइजेशन सभी में बहुत तरक्की हुई थी। वह असल में ईस्टर्न पायरेट नेशन के हीरो थे। हालांकि काजामा सुके अच्छी तरह जानते थे कि रयुकावा सुकियो बस एक नया माइडा परिवार था। अब उन्हें देश की पावर की ज़रूरत थी और देश को उनकी पावर की, इसलिए वे काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते में थे। एक बार जब वह पूरी तरह से डेवलप हो गए तो हालात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। इसलिए काजामा सुके ने रयुकावा सुकियो के प्रति कुछ सावधानी बरती, हालांकि उन्होंने बहुत विनम्र दिखावा बनाए रखा। मिस्टर प्रेसिडेंट, नया एनर्जी सप्लाई इक्विपमेंट इस साल के आखिर तक पूरा हो जाएगा। यह अगले साल की शुरुआत में सिविलियन सप्लाई के लिए तैयार हो जाएगा। हा, मिस्टर रयुकावा सच में हमारे देश के लिए एक आशीर्वाद हैं। आइए मैं आपको एक बार फिर टोस्ट करता हूँ। आप बहुत दयालु हैं मिस्टर प्रेसिडेंट। देश के नागरिक के तौर पर यह मेरा फ़र्ज़ है। मैं तो बस अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। फिर भी मिस्टर रयुकावा, मुझे अभी भी समझ नहीं आया, आप उस उल्कापिंड को इतना महत्व क्यों देते हैं? अगर आपको रिसर्च करनी है तो हमारी ऑब्जर्वेटरी में स्टडी के लिए और भी ज़रूरी और कीमती उल्कापिंड मौजूद हैं। काजामा सुके को पता था कि रयुकावा सुकियो ने उल्कापिंड को बचाने के लिए दर्जनों डार्क निंजा सुपर पावर यूजर्स को इकट्ठा किया था।
अगर यह सिर्फ एक आम उल्कापिंड होता तो कुछ गड़बड़ होती, लेकिन उसे रयुकावा सुकियो से कोई जवाब नहीं मिला। बूढ़े लोमड़ी, रयुकावा सुकियो ने मन ही मन गाली दी। मिस्टर प्रेसिडेंट, पिछले खंडहरों से मिली जानकारी के आधार पर कुछ एनालिसिस से यह उल्कापिंड किसी बाहरी सभ्यता से जुड़ा हुआ लगता है। हालांकि मुझे अभी और अच्छी तरह से रिसर्च करने की ज़रूरत है। एक बार जब मैं इसकी पूरी तरह से स्टडी कर लूँगा तो इससे हमारे देश के विकास को बहुत फ़ायदा होगा। ओह, काज़ामासुके को ऐसे खुलासे की उम्मीद नहीं थी। वह जानता था कि रयुकावा सुकियो ने धरती पर खंडहरों पर काफ़ी रिसर्च की है, लेकिन ये बातें सच थी या भरोसेमंद, इस बारे में उसने जल्दबाजी में कोई फैसला करने की हिम्मत नहीं की। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपका फ़ोन। इसी समय काज़ामासुके के असिस्टेंट ने उसे याद दिलाया। माफ़ करना मिस्टर रयुकावा, मुझे ये कॉल लेनी है। ज़रूर मिस्टर प्रेसिडेंट। रयुकावा सुकियो आसानी से घोस्ट स्टार वाले कॉल का कंटेंट जान सकता था, इसलिए काज़ामासुके के टालने की कोशिश करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या माइडा फैमिली कर्ज वसूलने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ यहाँ है? काज़ामासुके का चेहरा गंभीर था। क्या यह मुमकिन है कि देश पर उनका पैसा बकाया हो? नहीं मिस्टर प्रेसिडेंट, ये कर्ज कई साल पहले छोड़े गए थे, यहाँ तक कि सैकड़ों साल पुराने। इतने पुराने मामले कैसे हो सकते हैं? असल में यह क्या है? एक ज़मीन का कागज़ और एक देश का कर्ज। और समझाओ ये मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं आपको सीधे इमेज भेज दूंगा। युआन हुईगुओ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे डरावने नंबर बोल सकें। क्या हो रहा है? कितना सीक्रेट? काज़ामासुके ज़्यादा परेशान नहीं था। भले ही वह जानता था कि माइडा परिवार एक पुराना परिवार है जिसकी विरासत बहुत अच्छी है, लेकिन अगर देश पर उनका कोई कर्ज या ज़मीन बकाया है तो यह कोई अजीब बात नहीं थी। शायद अब उनकी हालत ख़राब हो रही थी, इसीलिए वे ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं। क्या अब ऐसी चीज़ें दिखाना कोई बड़ी बात हो सकती है? बड़े पूर्वी समुद्री डाकू देश के पास अब रयुकावा सुकियो की मदद से टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होने का पोटेंशियल है। क्या उन्हें डर है कि वे ये कर्ज नहीं चुका पाएंगे? लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि यह बहुत बड़ा धमाका होगा। 20,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन, 50 बिलियन US डॉलर का देश का कर्ज। काज़ामासुके ये नंबर देखकर चौंक गए। क्या ये डॉक्यूमेंट्स भरोसेमंद हैं? मैंने इनके बारे में पहले कभी नहीं सुना। मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि हमने सबसे पुराने आर्काइव्स में खोज की और आखिरकार इन डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल मिल गए। वे सच में मौजूद हैं और असली हैं। काज़ामासुके की नज़र धुंधली हो गई और वह लगभग बेहोश हो गए। तुरंत मेरे पास आओ और सभी संबंधित लोगों को बता दो। हाँ मिस्टर प्रेसिडेंट, हम रास्ते में हैं। मिस्टर रयुकावा, एक दिक्कत है। मुझे एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी है। मुझे आज छुट्टी लेनी पड़ सकती है। काज़ामासुके का खाने का मन नहीं था। आप बहुत ज़्यादा बिजी आदमी हैं मिस्टर प्रेसिडेंट। मैं समझता हूँ, मेरी चिंता मत करो, जाओ अपने काम देखो। रयुकावा सुकियो ने उनकी बातचीत पहले ही सुन ली थी और जान गया था कि यह शिवम का उल्कापिंड वापस पाने का तरीका हो सकता है। लेकिन अगर उल्कापिंड शिवम के हाथ लग भी जाता तो भी उसे कोई चिंता नहीं थी। सिर्फ शिवम ही इस पैकेज को खोल सकता था और आखिर में उल्कापिंड उसके हाथ लग ही जाता। अभी वह जो कर रहा था वह सिर्फ टाइम खरीदने के लिए था। एक बार जब वह ये काम पूरा कर लेता तो शिवम शायद उसका मुकाबला भी न कर पाता। फिर वह पैकेज हथियाने के लिए टॉप लेवल सिविलाइजेशन के इंटेलिजेंस सिस्टम को पाने के लिए मार डालता। डिटेल में बताओ क्या हो रहा है। जल्द ही प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस के अंदर बड़ी संख्या में सीनियर अधिकारी बैठ गए। मैं नेशनल डेब्ट की सिचुएशन के बारे में बात करूंगा, युआन हुईगुओ ने कहा। अभी हमारा नेशनल कर्ज लगभग 100 बिलियन US डॉलर है। ये रकम अलग अलग देशों और हमारे देश के लोगों में बंटी हुई है और 5 बिलियन इसमें शामिल नहीं है। ये कहाँ से आया? पिछली सदी में देश को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत थी। उस समय किंगमू नाम के एक परिवार ने सीधे तौर पर एक बड़ी रकम उधार दी थी। उन्हें देश से प्रिंसिपल चुकाने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ सालाना इंटरेस्ट चाहिए था, इसलिए इस हिस्से को रिकॉर्ड नहीं किया गया। हमें इसके बारे में कुछ क्यों नहीं पता था? काज़ामासुके ने पूछा। क्योंकि दशकों पहले एक आपदा ने किंगमू परिवार के ज़्यादातर लोगों को ख़त्म कर दिया था और बाकी सदस्य गुजारे के लिए अलग अलग हो गए, जिससे परिवार ख़त्म हो गया। लेनदारों के चले जाने के बाद कर्ज अपने आप कम हो गया और रिकॉर्ड हमारे शुरुआती आर्काइव्स में स्टोर हो गए। जैसे जैसे महंगाई के साथ इंटरेस्ट जमा हुआ, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर 5 बिलियन US डॉलर हो गए। एक और दिक्कत है, उस समय कर्ज किसी के नाम पर रजिस्टर नहीं था और उस समय के मिनिस्टर ने इस सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं लगाया था। इसलिए कर्ज पर लिखा था कि कोई भी यह डॉक्यूमेंट दिखाने पर कर्ज और इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। मूर्ख, काज़ामासुके ने टेबल पटक दी। जो कर्ज माफ़ हो जाना चाहिए था वह अब एक सदी बाद इसी वजह से फिर से उठाया जा रहा था। ज़मीन के डीड का क्या? ये और भी पुराना है, कई सदियों पहले जब इसे अब खत्म हो चुके लेटेक फैमिली ने खरीदा था। डीड के मुताबिक यह अभी भी 500 साल से ज़्यादा वैलिड है।
क्या जमीन का मालिकाना हक इतने लंबे समय तक कैसे चल सकता है? उफ, मिस्टर प्रेसिडेंट, सदियों पहले कोई अच्छा प्रॉपर्टी सिस्टम नहीं था। लैंड ब्यूरो के हेड ने गुस्से से कहा, उस समय जमीन वीरान थी, कोई रहता नहीं था। लेट एक फैमिली ने 1000 साल के इस्तेमाल का अधिकार खरीदने के लिए काफ़ी कीमती मेटल और दूसरे बराबर के सामान का इस्तेमाल किया। हजारों साल आगे कौन सोच सकता है? वे तो बस कम समय के फायदे चाहते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी 20,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन खरीदकर। शश, मीटिंग रूम में एक चीख उठी। गद्दार, वे सब गद्दार हैं, काजामासुके ने दांत भींचते हुए कहा। सदियों पहले लोगों ने जो काम किए थे, वे अब आज के लोगों के लिए सिरदर्द बन रहे थे। मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे सबसे पुराना रिकॉर्ड मिला है। लेइटेक परिवार ने जो ज़मीन खरीदी है वह हमारे डोनकोह देश के बिल्कुल बीच में है, जहां आपके प्रधानमंत्री का घर बना हुआ है। लैंड ब्यूरो के डायरेक्टर ने बेबसी से कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? काजामासुके का चेहरा पीला पड़ गया। 20,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन, सैकड़ों साल पहले भी ये बहुत बड़ी रकम है। अगर हम डोनकोह देश के उस ज़माने का सारा पैसा जमा भी कर दें, तो क्या उससे इतनी ज़मीन खरीदी जा सकती है? मिस्टर प्रेसिडेंट, यह इतना आसान नहीं है। मैंने पुराने रिकॉर्ड चेक किए। किंगमू परिवार की तरह लेइटेक परिवार भी 2000 साल से ज़्यादा पुराना परिवार है। हिस्ट्री ब्यूरो के डायरेक्टर ने भी एक मोटी किताब निकाली। उसमें कम से कम 200 से ज़्यादा पेज थे, हालांकि वह थोड़ी घिस गई थी, लेकिन उसका ज़्यादातर हिस्सा वैसा ही था। लेइटेक परिवार हमारे डोनकोह देश के बनने से भी पहले से था। वे विदेश में व्यापार करने वाले शुरुआती लोगों में से थे। ऐसा लगता था कि उनके परिवार में कई कुशल कारीगर थे जो उस समय के बहुत एडवांस्ड औजार बनाते थे। बाद में समुद्री व्यापार के जरिए बड़ी मात्रा में कीमती धातुएं, मसाले, फर और ऐसी ही चीज़ें हमारे डोनकोह देश में आने लगीं। उस समय लेइटेक परिवार को डोनकोह देश का बेताज बादशाह माना जा सकता था। उनके पास जो सोना, चांदी, हीरे और दूसरी कीमती चीज़ें थीं, उनसे उस ज़मीन का 2 गुना से भी ज़्यादा हिस्सा खरीदा जा सकता था। जब लेइटेक परिवार था तो ऐसी ज़मीन पहले किसी काम की नहीं थी। एक तो उस समय डोनकोह देश में ज़्यादा लोग नहीं थे, और दूसरा उस ज़माने के हालात ऐसी ज़मीन बनाने की इजाज़त नहीं देते थे। हालांकि समय और अर्थव्यवस्था की तरक्की और आबादी बढ़ने के साथ वे इलाके पहले खेत, लकड़ी की मिलें, खेत, तालाब वगैरह बन गए। उस समय सरकार लेइटेक परिवार को किराया देने के लिए टैक्स इकट्ठा करती थी। लेइटेक परिवार के गायब होने का कारण एक ऐतिहासिक रहस्य है। जाहिर है, ज़मीन का वह हिस्सा सरकार ने वापस ले लिया था और किराए का कभी हिसाब नहीं रखा गया। तब से लगभग 150 साल हो गए हैं। काजामासुके ने पूछा, माइडा परिवार का असल में क्या मतलब है? क्या वे उस ज़मीन को वापस लेने का इरादा रखते हैं? ये नामुमकिन है। इतने सालों के डेवलपमेंट के बाद इस ज़मीन पर कई ज़रूरी प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। हम उस इन्वेस्टमेंट का हिसाब कैसे लगाएंगे? मिस्टर प्रेसिडेंट, माइडा परिवार ने मुझे सिर्फ ये 2 कॉन्ट्रैक्ट एक मैसेज के साथ भेजे हैं, जिसमें कहा गया है कि ज़मीन का किराया और देश के कर्ज का ब्याज चुकाने का समय आ गया है। कितने पैसे चाहिए? क्या कोई मेरे लिए इसका हिसाब लगा सकता है? काजामासुके का चेहरा बहुत गंभीर था। हालांकि उन्हें ठीक से नहीं पता था कि यह नंबर कितना डरावना था, लेकिन 100 साल से ज़्यादा का किराया और कई दशकों का ब्याज निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी रकम बन जाएगा। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए, युआन हुईगो ने कहा। अकेले नेशनल डेट का इंटरेस्ट लगभग 30 बिलियन US डॉलर है, लेकिन ये रैंट। बस कह दो। काजामासुके ने गहरी सांस ली। मिस्टर प्रेसिडेंट, हमारे डोनकोह कंट्री के एवरेज रैंट के हिसाब से प्रति स्क्वायर मीटर रैंट लगभग 500 डोनकोह कॉइन, लगभग 25 US डॉलर है। फिर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के लिए ये लगभग 500 बिलियन US डॉलर है, और यह सिर्फ 1 साल के लिए है। हिस, पूरे ऑफिस में अफसोस की आवाज़ आई। हमें जो रेंट देना है वह लगभग 150 सालों से है। कुछ रेलेवेंट रेगुलेशन के अनुसार रोड और रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़मीन का इस्तेमाल करने के लिए ज़मीन के मालिक को टैक्स रेवेन्यू का एक हिस्सा देना ज़रूरी है। इसलिए मोटे तौर पर अंदाज़ा लगाने पर रैंट 40 ट्रिलियन US डॉलर से ज़्यादा हो सकता है। दूसरे शब्दों में, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। जब काजामासुके ने वह नंबर सुना तो उन्हें एक अजीब सा लगा। कुल मिलाकर यह रकम 50 ट्रिलियन US डॉलर के करीब थी। ये रकम किसी भी देश की पहुंच से बाहर थी, डोनकोह देश की तो बात ही छोड़िए। अब उन्हें समझ आया कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री इतनी फ़ायदेमंद क्यों थी। उस समय वह कौन बेवकूफ़ था जिसने लेइटेक परिवार को 1000 साल की लीज़ बेची थी, और 500 साल और बाकी थे, वे इसे कैसे चुका पाते? क्या हो रहा है? क्या लेइटेक परिवार और किंगमू परिवार दोनों गायब नहीं हो गए हैं? उनका सारा सामान लेइटेक परिवार के पास कैसे पहुंच गया? मिस्टर प्रेसिडेंट, पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि ये तीनों परिवार कभी एक बहुत पुराने ओरिएंटल परिवार के गुलाम थे। उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी और बिजनेस की समझ उसी परिवार ने सिखाई थी। तो ये कहा जा सकता है कि इन तीनों परिवारों के पास जो कुछ भी था वह उस ओरिएंटल परिवार का था, इसीलिए वे लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए थे।
मुझे शक है कि उन्होंने बाकी 2 परिवारों के खत्म होने से पहले अपना सारा सामान माइडा परिवार को दे दिया था। ओरिएंटल फैमिली, क्या ये भारत है? काज़ामासुके ने उस कॉन्टिनेंट को देखते हुए धीरे से कहा। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में इस फैमिली का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है 80 से 90% चांस है। काज़ामासुके ने कई तस्वीरें निकालीं। मिस्टर प्रेसिडेंट, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे देखिए, ये है। तस्वीर में सूरज जैसा शेप था जिसमें ट्रायंगल और सर्किल थे। कुछ छोटे मोटे अंतर के साथ ये तीनों तस्वीरें एक के बाद एक लीटेंग फैमिली, किंगमू फैमिली और माइडा फैमिली के फैमिली एम्बलम हैं। ये लगभग एक जैसे हैं क्योंकि ये एक ही एम्बलम से बने हैं। यह मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? हाँ सर, हिस्ट्री ब्यूरो के डायरेक्टर ने एक और तस्वीर दी। यह एशिया के सन फैमिली का एम्बलम है। काज़ामासुके कांप गए। कोई भी एशियाई लीडर इस एम्बलम से अनजान नहीं होगा। सन फैमिली बहुत लो प्रोफाइल रही, फिर भी पूरे एशिया पर राज किया, सिवाय भारत इलाके के जिसमें उन्होंने कभी दखल नहीं दिया। बाकी हर जगह इकोनॉमिक फोरबियर उनके कंट्रोल में था। इसके अलावा कहा जाता था कि सन फैमिली भी भारत थी। क्या वह ओरिएंटल फैमिली सन फैमिली हो सकती है? काज़ामासुके ने अंदाज़ा लगाया। उन्हें पता था कि सन फैमिली की विरासत शायद भारत के इतिहास से पहले की है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। सर, प्लीज़ इन्हें देखिए। ये यूरोप के लेडिनिक फैमिली का निशान है, ये साउथ अमेरिका के मारियो फैमिली का निशान है, ये भारत का जून फैमिली है, ये नॉर्थ अमेरिका का लोरफिस फैमिली है, यह अफ्रीका का बुरिकिस फैमिली है, यह ओशनिया का रेहॉटर फैमिली है और आर्कटिक कॉन्टिनेंट का इनविट फैमिली है। ये फैमिली मशहूर थीं, जिनके पास मिलकर पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ताकत थी। हालांकि ये फैमिली के निशान काफ़ी हद तक एक जैसे थे, जो एक ही सूरज पर आधारित थे, जो एक ट्रायंगल और सर्कल से बना था जिसमें कुछ और एलिमेंट्स थे। मिस्टर प्रेसिडेंट, हम पक्के तौर पर अंदाज़ा लगाते हैं कि ये फैमिली शायद एक खास फैमिली के ही गुलाम हैं, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में बताया गया रहस्यमयी ओरिएंटल फैमिली है। ये बात सुनकर सबके चेहरे पर पत्थर पड़ गए। अगर ऐसा कोई फैमिली सच में होता, तो क्या इसका मतलब था कि पूरी धरती सिर्फ उनकी सब्सिडियरी थी? वे किस तरह के थे? चलो उस परिवार के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, ये सिर्फ आपका अंदाज़ा है। काज़ामासुके ने तुरंत इस बात को खारिज कर दिया। सबसे ज़रूरी मामला 2 आने वाले कॉन्ट्रैक्ट थे। मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे नहीं लगता कि वे सच में हमसे यह इंटरेस्ट और रैंक देने की उम्मीद करते हैं। मुझे यकीन है कि वे जानते हैं कि कोई भी देश या ताकत उस तरह का पैसा तब तक नहीं बना सकती जब तक कि ऐसा कोई परिवार सच में मौजूद न हो, जैसा हमने बताया। तो फिर उनका क्या मतलब है? यह शायद एक वार्निंग या सिर्फ एक सिग्नल है। मुझे लगता है कि वे चाहते हैं कि हम नेगोशिएशन शुरू करें। 5 मिनट की लंबी चुप्पी के बाद काज़ामासुके ने आह भरी, ये जानते हुए कि यह मामला सुलझाना ही होगा। प्लीज़ मिस्टर युआन हुईगुओ, कल मेरे साथ माइडा फैमिली के पास चलने का इंतज़ाम करें। माइदा गिंगवा अपनी बीमारी से ठीक हो गए थे, जिससे माइदा परिवार के कॉम्पिटिटिव कामों में नई उम्मीद जगी थी। जिस दिन शिवम आए, पूरे माइदा परिवार में जश्न का माहौल था। हालांकि फैंग परिवार से कोई भी सदियों से माइदा परिवार से मिलने नहीं आया था, लेकिन हर बार जब वे कहीं और जाते थे तो वे अपने घर में एक खास विला बनाते थे। वहाँ किसी को रहने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन फैंग परिवार के एक दिन वापस आने की उम्मीद में इसे रोज़ साफ किया जाता था। आज आखिरकार वह दिन आ ही गया, और पहली बार जिस विला में कभी कोई नहीं रहा था, उसमें अब लोग आ गए थे। ये कमरा पूरी तरह से मॉडर्न भारत स्टाइल डिज़ाइन में सजाया गया था, इसलिए शिवम को घर जैसा महसूस हुआ, बिल्कुल भी अजीब नहीं। उसे ऐसा भी लगा जैसे वह अपने ही घर में हो। शिवम सोच रहा था कि उसके पुरखों ने 2000 से ज़्यादा सालों तक इस परिवार की वफादारी पक्की करने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए होंगे। यह विला मेरे जियांगनान घर वाले विला से ज़्यादा बुरा नहीं है, शिवम ने गर्म पानी के झरने में भीगते हुए कहा, शांति के इस खास पल का मजा लेते हुए। होस्ट, इस विला की कीमत आपके जियांगनान घर से काफ़ी ज़्यादा है, शियाओई ने कहा। उनके देश में सिर्फ 200,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है, लेकिन उन्हें लगभग 80 मिलियन लोगों को पालना है। ये सन कंट्री जितना ही मुश्किल है, बल्कि उससे भी थोड़ा ज़्यादा। क्या यहाँ घरों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं? उनके देश में घरों की औसत कीमत भारत से बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल मार्केट रेट पर इस इलाके की कीमत 10 मिलियन युआन से कम नहीं होगी, और यह ज़्यादातर बिना डेवलप हुई ज़मीन के लिए है। ये कहना कि इस विला की कीमत कुछ बिलियन है, कोई बड़ा चढ़ाकर कहना नहीं होगा, हालांकि अंदर का फर्नीचर उतना नहीं है। लेकिन कितना भी महंगा क्यों ना हो, कोई बात नहीं। मेरे पास अभी भी उनकी सेंट्रल ज़मीन के 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के लिए 500 साल के प्रॉपर्टी राइट्स हैं। शिवम हंसा, ये सच में एक अनएक्सपेक्टेड फ़ायदा था। होस्ट, सिर्फ इतने से ही संतुष्ट मत हो, शियाओई ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सिर्फ यही ज़मीन है? तुम्हारे पास लगभग हर देश में छोटी बड़ी ज़मीन है। कुछ प्रॉपर्टी राइट्स 1 से 200 साल तक चलते हैं और कुछ हज़ार से ज़्यादा। खांसी खांसी खांसी। शिवम इस बात से हैरान रह गया। क्या उसे अचानक दुनिया का ज़मींदार जैसा महसूस हो रहा था?
पहले के सालों में उसे इसके लिए कड़ी बुराई का सामना करना पड़ सकता था। चरमरा। हॉट स्प्रिंग का लकड़ी का दरवाज़ा खुला। शिवम नहाते समय बहुत रिलैक्स था और उसने अपनी सावधानी कम कर दी थी, उसे पता ही नहीं चला कि कोई अंदर आ रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी सेवा करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही मैनेज कर लूँगा, तुम जा सकते हो, शिवम ने लोकल भाषा में कहा। इससे पहले माइडानो उसे इस विला में लाया था और उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखने के लिए 20 नौकरानियों का इंतज़ाम किया था। हर एक ने सफ़ेद सिल्क की नौकरानी वाली ड्रेस पहनी हुई थी। कोई इस तरह अपना गुजारा कैसे कर सकता है? शिवम ने जल्दी से माइडानो से उन्हें भेजने को कहा। 20 लोगों से नहाने में मदद करवाना बहुत रिस्की होगा। यंग मास्टर, मैं हूँ, माइडा ए शिवम के पास गई। उसने अपने देश की खास ट्रेडिशनल एथनिक ड्रेस पहनी थी, जिसमें किमोनो और हानफू दोनों के एलिमेंट शामिल थे, जो सन कंट्री के पास होने की वजह से कल्चरल मेल को दिखाता था। ओह, तुम यहाँ क्यों हो? मैं आपके लिए कपड़े लाई हूँ। यंग मास्टर, माइडा ए ने हॉट स्प्रिंग के पास एक ट्रे रखी। मैंने तुम्हारा सूटकेस चेक किया और पाया कि तुमने सिर्फ रोज़ाना पहनने वाले कपड़े पैक किए हैं और कोई पजामा नहीं लाए हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आया। ओह, मैं समझ गया। शिवम को राहत मिली, इसके लिए धन्यवाद। छप। इससे पहले कि शिवम सांस ले पाता, माइडा ए गर्म पानी के झरने में कूद गई। उसके ढीले कपड़े तुरंत उसके शरीर से चिपक गए, जिससे उसके कर्व साफ दिख रहे थे। वाह, वह क्या कर रही है? मैं यहाँ से जा रही हूँ। होस्ट, मैं हाइबरनेशन में जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना। ज़ियाओई शरारत से हंसी, जिससे उसके कुछ फंक्शन बंद हो गए। अरे यार, उसने नीचे कुछ नहीं पहना है। शिवम को गलती से कुछ ऐसा दिखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था और उसने जल्दी से नज़रें फेर लीं। तुम क्या कर रही हो? शिवम ने अपना तौलिया लपेटा और कुछ कदम पीछे हट गया। पिताजी को लगा कि तुमने नौकरानियों को इसलिए भेज दिया क्योंकि तुम्हें डर है कि वे तुम्हारी ठीक से सेवा नहीं करेंगी, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारी देखभाल के लिए भेज दिया। बिल्कुल नहीं, कैसा पिता अपनी बेटी को इस तरह आग में धकेलता है? मैं तुम्हारी पीठ रगड़ सकती हूँ, यंग मास्टर। माइडा ए शिवम के पास गई। नहीं, 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 सच में कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें जाना चाहिए, मैं खुद कर सकती हूँ। शिवम और पीछे हट गई। अचानक माइडा ए चुप हो गई। शिवम ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे और उसका चेहरा लाल हो गया था। क्या मैं यंग मास्टर के लिए काफ़ी नहीं हूँ? नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। बस ओह, मुझे इसकी आदत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तुम मेरी पीठ रगड़ सकती हो। शिवम ने माइडाए को आंसुओं के करीब देखा और उसे दूर भेजने का दिल नहीं किया। मैं ये संभाल सकता हूँ। शिवम गर्म पानी के झरने के किनारे पर लेटा हुआ था, उसके चिकने गोरे हाथों को धीरे से अपनी पीठ पर रगड़ते हुए महसूस कर रहा था। ओह वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। कोई हैरानी नहीं कि अमीर लोग इसे पसंद करते हैं। इस तरह की लग्जरी सर्विस का मजा लो, शिवम ने आराम करते हुए सोचा। वैसे यंग मास्टर, पापा ने मुझे आपको ये बताने के लिए कहा था कि प्रेसिडेंट ने पहले फ़ोन किया था। उन्होंने बताया कि वह कल माइडा फैमिली से मिलने का प्लान बना रहे हैं, माइडा ने कहा। ओह, शिवम हंसा। वे सच में बहुत तेज थे। उसने कभी पैसे वापस करने का इरादा नहीं किया था। अगर वह किफ़ायत से भी रहता तो भी दसियों ट्रिलियन US$ चुकाने में कितने साल लगते। वह बस अपनी पैसिव पोजीशन को एक्टिव पोजीशन में बदलना चाहता था। सच में, उन दो कॉन्ट्रैक्ट को देखकर कज़ामासुके घबरा गया। क्या आप उनसे मिलेंगे, यंग मास्टर, या हमें उस मीटियोराइट के लिए नेगोशिएशन संभालनी चाहिए? माइडा ने पूछा, क्योंकि वे ये जानते हुए कि वह मीटियोराइट शिवम के लिए कितना मायने रखता है, जल्दबाजी में फैसले लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कोई बात नहीं, समय आने पर मैं खुद उनसे मिलूंगा, लेकिन उन्हें मुझसे मिलना इतना आसान नहीं लगना चाहिए, शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर मैं सीधे उल्कापिंड के लिए बातचीत करता हूं, तो यह एक ट्रांजैक्शन बन जाएगा और हम मोलभाव करने के बहुत सारे मौके खो देंगे। तो आप क्या सुझाव देते हैं, यंग मास्टर? उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि कमज़ोर पार्टी कौन है। वे ही हैं जो इस डील के लिए मुझे ढूंढते हैं, न कि इसका उल्टा, शिवम ने कहा। तुम आज रात यहीं रुको। माइडा के हाथ कांप रहे थे, हालांकि उसके पिता माइडानो ने इशारा किया था कि शिवम की औरत बनना एक स्वर्ग का आशीर्वाद होगा। शिवम जवान, अमीर, टैलेंटेड और शरीफ था, ऐसा लगता था कि उसमें कोई कमी नहीं थी। सिर्फ माइडा ही नहीं, बल्कि कोई भी औरत खुद को उसकी तरफ खिंचा हुआ पाती। माइडानो की बातों के बिना भी माइडा की अपनी उम्मीदें थीं। फिर भी क्या ये थोड़ी ज़्यादा जल्दी नहीं थी? लेकिन शिवम की अगली बातों ने उसका वहम तोड़ दिया। इस विला में बहुत सारे कमरे हैं, इसलिए अपनी पसंद का कोई कमरा ढूंढो और उसमें बस जाओ। कल जब काज़ामासुके आए तो उन्हें नीचे लिविंग रूम में मेरा इंतज़ार करने देना। उन्हें जितना हो सके उतना इंतज़ार करवाओ। मैं समझ गई, यंग मास्टर। माइडा ने अपनी निराशा छिपाई। खुशकिस्मती से शिवम की पीठ मुड़ी हुई थी, इसलिए वह उसके चेहरे के भाव नहीं देख सका। ओह, फ्रेश महसूस हो रहा है।
शिवम आलस से चमकती धूप की तरफ बढ़ा। उसे लगा कि क्या इसका कल के आराम से कुछ लेना देना है, क्योंकि वह 9 बजे तक सोया था और फिर उठा। दस्तक, दस्तक, दस्तक। दरवाजे से लगातार दस्तकें आईं। कौन है? शिवम अभी भी थोड़ा बेहोश था। यंग मास्टर, मैं हूँ, मिस्टर प्रेसिडेंट और उनके साथी आ गए हैं और लिविंग रूम में बैठ गए हैं। क्या आप पहले उनसे मिलना चाहेंगे? दरवाजे के बाहर से माइडाए की आवाज़ आई। असल में वह शिवम को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन काजामासुके और युआन हुईगुओ 1 घंटे से ज़्यादा समय से बाहर इंतजार कर रहे थे और उसे डर था कि वे गुस्से में चले जाएंगे, इसलिए उसने बिना मन के शिवम को जगाने का फैसला किया। सुबह सुबह, और ऐसा लग रहा है जैसे वे मुझे जल्दी जल्दी कब्र में ले जा रहे हैं। शिवम का चेहरा काला पड़ गया। क्या इस पूर्वी पड़ोसी के प्रेसिडेंट के पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं था? उसे थोड़ा और इंतज़ार करने दो, मैं वापस सोने जा रहा हूँ। शिवम ने कल ही मन बना लिया था, वह उन्हें इतनी आसानी से खुद से मिलने नहीं दे सकता था। अगर वे इसलिए इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि उनका गुस्सा खराब है, तो कोई बात नहीं। कुछ दिनों में वह ज़मीन के कागज़ और सरकारी बॉन्ड प्रेसिडेंशियल पैलेस ले जाएगा। अगर उन्होंने उसके पैसे वापस नहीं किए तो वह उनके दरवाजे पर डेरा डाल देगा। अगर यह मीडिया में आ गया तो वे शर्मिंदा होंगे, वह नहीं, आखिरकार वह तो बस एक क्रेडिटर था। छी! माइडा ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शिवम कितना शरारती है। एक प्रेसिडेंट था, दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर, और उसने उन्हें लिविंग रूम में इंतजार करते हुए छोड़ दिया जबकि वह वापस सो गया। ये कुछ ऐसा था जो सिर्फ शिवम ही कर सकता था। मिस्टर युआन, इस यंग मास्टर के साथ क्या डील है? क्या माइडानो की सिर्फ एक बेटी नहीं थी? अब अचानक एक यंग मास्टर कैसे आ गया? काजामासुके और युआन हुईगुओ लिविंग रूम में बैठे थे, दोनों बहुत घबराए हुए लग रहे थे। मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे भी नहीं पता। मैंने कभी नहीं सुना कि माइडा परिवार का कोई यंग मास्टर हो, युआन हुईगुओ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। वे सुबह सुबह माइडा परिवार के पास गए थे। यह मामला उनके दिल में कांटे जैसा लग रहा था और जब तक ये सुलझ नहीं जाता, वे चैन से नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि माइडा परिवार के साथ अच्छी बातचीत करके या कुछ छूट देकर और कुछ फ़ायदे देकर यह मामला शायद सुलझ जाएगा। लेकिन अचानक माइडा ने उनसे कहा कि इस मामले में उनकी कोई राय नहीं है, माइडा गिंगवा भी इस पर फैसला नहीं कर सकता। ये सब उनके यंग मास्टर ने अरेंज किया था। अगर वे बातचीत करना चाहते थे तो उन्हें उनसे बात करनी पड़ती। लेकिन यह अजीब था, अगर वह माइडा परिवार के यंग मास्टर भी होते तो उन्हें माइडानो का बेटा या भतीजा होना चाहिए था, है ना? लेकिन जहां तक उन्हें पता था, माइडानो की सिर्फ एक बेटी और 2 साल से कम उम्र का एक बेटा था। ये सो कॉल्ड यंग मास्टर उनका बच्चा नहीं हो सकता था। किसने सुना कि 2 साल का बच्चा ऐसे फैसले ले सकता है? माइडानो के भाई बहनों की बात करें तो उन दोनों की बेटियां थीं, इसलिए माइडा परिवार के अगली पीढ़ी के मर्दों में सिर्फ माइडानो का बेटा था जो अभी 2 साल का भी नहीं हुआ था। और भी अजीब बात यह थी कि यंग मास्टर शब्द आमतौर पर घर के नौकरों द्वारा अपने मालिक को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक इज्जतदार टाइटल था। किसी परिवार के नौकरों के लिए किसी को यंग मास्टर कहना नॉर्मल हो सकता है, लेकिन माइडा गिंगवा ने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे इस व्यक्ति की पहचान एक राज बन गई। वे यहाँ पूरे 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसा कि शिवम ने अंदाज़ा लगाया था, अपने गुस्से के बावजूद वे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाए। कौन जानता था कि अगर उन्होंने इस यंग मास्टर को नाराज़ कर दिया तो क्या नतीजा होगा, खासकर इसलिए क्योंकि वे 2 ज़रूरी चीज़ें उसके हाथ में थीं। मिस्टर प्रेसिडेंट, वे इस आदमी को यंग मास्टर कहते हैं। क्या आपको लगता है कि वह उस रहस्यमयी ईस्टर्न फैमिली से हो सकता है? युआन हुईगुओ के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। काजामासुके कांप गया। ये पॉसिबिलिटी दूर की कौड़ी नहीं लग रही थी। एक दिन पहले हिस्ट्री ब्यूरो के डायरेक्टर के अंदाजे याद करके वह बेचैन हो गया। उन्हें अभी भी नहीं पता था कि यह माना जाने वाला फैमिली सन फैमिली है, भारत की फैंग फैमिली है, या कोई मनगढ़ंत फैमिली है जिसे साबित नहीं किया जा सका। जब दोनों एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, माइडा लिविंग रूम में लौट आए। मिस माइडा, क्या आपके यंग मास्टर जाग गए हैं? युआन हुईगुओ ने ध्यान से पूछा। मिनिस्टर, यंग मास्टर ने कहा कि वह वापस सोना चाहते हैं और कहा कि आप थोड़ी देर और इंतजार करें, माइडा ने रुकी हुई हंसी के साथ कहा। उसे उम्मीद थी कि शिवम उनके लिए चीज़ें मुश्किल कर देगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह उन्हें बिल्कुल भी मुंह नहीं दिखाएगा और प्रेसिडेंट और मिनिस्टर को इंतजार करते हुए छोड़ देगा जबकि वह अपने कमरे में सो रहा होगा। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी, हमारे यंग मास्टर जब उठते हैं तो बहुत गुस्सा करते हैं। अगर आप उनकी नींद में खलल डालेंगे तो जाहिर है कि वह आपसे जल्दी नहीं मिलेंगे। चिड़चिड़े होकर उठना, ये शब्द सुनकर काजामासुके और युआन हुईगुओ दोनों के होंठ थोड़े फड़क गए। अगर कोई और होता तो चिड़चिड़ा होना तो छोड़िए, इस यंग मास्टर के सामने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करता। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ यही यंग जी मास्टर ऐसा रवैया कैसे रख सकते हैं, लेकिन उनके पास अपनी इज्जत दबाने के अलावा कोई चारा नहीं था,
चाहे उन्हें कितना भी घुटन महसूस हो, वे जवाब में कुछ नहीं कह सकते थे। आखिर वे ही तो थे जो कमज़ोर थे। मिस माइडा, क्या आप प्लीज़ अपने यंग मास्टर को फिर से फ़ोन कर सकती हैं? हम सच में और इंतज़ार नहीं कर सकते। काज़ामासुके लगभग रोने ही वाले थे। कांग्रेस उनसे अपडेट का इंतज़ार कर रही थी। यह अब सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट का मामला नहीं था, यह एक नेशनल मुद्दा बन गया था। ठीक है, माइडा ये जानती थी कि शिवम बस उन्हें परेशान करना और उनका जोश ठंडा करना चाहता था। हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि अब यही सही समय है। जल्द ही शिवम अपने कमरे से बाहर आया, जम्हाई लेते हुए और अपनी आंखों से नींद पोंछते हुए, अभी भी पजामा पहने हुए। मिस माइडा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि हमें आपके यंग मास्टर से कैसे बात करनी चाहिए? ओह मिस्टर प्रेसिडेंट, हमारे यंग मास्टर का सरनेम फैंग है और उनका नाम शिवम है। काज़ामासुके और युआन हुईगुओ ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में हैरानी देखी। शिवम कौन था? बेशक वे जानते थे, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, भारत का सबसे कम उम्र का प्रोफेसर और एकेडमिशियन, 8 ग्रैमी जीतने वाला सबसे कम उम्र का इंसान। उन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि यंग मास्टर का सरनेम जूंग या सन हो सकता है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह वही इंसान होगा। ज़ियाओयी की मौजूदगी की वजह से रयुकावा सुकियो ने काज़ामासुके को यह नहीं बताया था कि शिवम एक बहुत ताकतवर हिडन एलिमेंटर और भारत यानहुआन का एडवाइज़र भी था, नहीं तो काज़ामासुके शायद बुरी तरह डर जाता। भूल जाओ, वे अभी शिवम और माइडा परिवार के बीच के रिश्ते को सुलझा नहीं पा रहे थे। उन्हें बस इतना पता था कि ज़मीन के कागजात और सरकारी बॉन्ड के मामले आखिर में इसी नौजवान के हाथ में थे। मिस्टर फैंग, आखिरकार आप आ ही गए। इतनी जल्दी क्यों? शिवम का उठते हुए गुस्सा साफ तौर पर बहुत ज़्यादा था। उसने सीधे तौर पर उन्हें माना नहीं। मुझे पहले अपने दांत ब्रश करने हैं, अपना चेहरा धोना है और नाश्ता करना है ना? फिर हम कुछ भी बात कर सकते हैं। लेकिन मिस्टर अबे, मैं सुबह जल्दी उठने वाला इंसान नहीं हूँ। अगर मेरा मूड खराब है तो बेहतर होगा कि आप जल्दी करें और मुझे किराया और ब्याज देने के लिए पैसे तैयार कर लें। ये सुनकर दोनों ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और बात मानते हुए अपनी सीटों पर लौट आए। अंदर ही अंदर उन दोनों में इतना गुस्सा था कि शिवम को जिंदा ही नोच सकते थे। एक देश का हेड किसी से इतना नीचे गिरकर कुछ मांग सकता है और फिर भी उसे बदले में कोई इज्जत नहीं मिली। दांत ब्रश करना, चेहरा धोना, नाश्ता करना, इस सब में आधे घंटे से ज़्यादा लग गया। काज़ामासुके और युआन हुईगुओ के लिए वह आधा घंटा बहुत लंबा था। आखिरकार शिवम लिविंग रूम में बैठ गया। ठीक है, आज तुम यहाँ क्यों आए हो? शिवम ने आलस से पूछा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।